नीले वस्त्रधारक खेतीकार डर से पीला पड़ गया और उसने जल्दी से अपने उड़ने वाले जादुई औजार को 2 सिमियन गिद्धों के हमलों से बचने के लिए वापस बुला लिया। उसने स्पष्ट रूप से उनकी क्षमता को कम करके आंका था। ग्रेड 2 के राक्षस जानवर होने के नाते गिद्धों के पास कुछ न कुछ क्षमता जरूर होती थी। दोनों गिद्ध पूरी तरह से नीचे उतरने से पहले उन्होंने एक तीखी चीख छोड़ी। जब नीले वस्त्रधारक खेतीकार ने यह सुना तो उसे लगा मानो उसके शरीर और मन दोनों पर एक हथौड़े की चोट लगी हो और वह कई बार लड़खड़ा गया। फिर उसके ऊपर से एक मछली जैसी गंध वाली हवा का झोंका आया और नीले वस्त्रधारक खेतीकार ने डर के मारे चीख लगाई। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद हो गया। उसी क्षण 2 बंद धमाकों की आवाज सुनाई दी। 2 मुट्ठी के आकार की आग की गेंदें निकली और आने वाले दोनों गिद्धों से टकरा गईं। विस्फोटों से लाल रोशनी चमकी और भयंकर लपटें उन्हें घेर लिया, अपनी जलती हुई गर्मी से आसपास की हवा को तपा दिया। सिमियन गिद्धों की चीखें अचानक बंद हो गईं। नीले वस्त्रधारक खेतीकार को मौत से बचने पर खुशी हुई। फिर उसने जल्दी से जादुई औजार को अपने पास वापस बुलाया और 40 मीटर दूर चला गया, इससे पहले कि वह एक ताबीज निकालकर अपने शरीर पर थपथपाया। उसके शरीर पर एक पीली रोशनी का अवरोध प्रकट होने के साथ नीले वस्त्रधारक खेतीकार को अधिक सुरक्षित महसूस हुआ। अब उसे एहसास हुआ कि व्यवहार में जादुई तकनीकें सिद्धांत से अलग होती हैं। उसके अनुभव की कमी के कारण उसकी मौत होने वाली थी। इस विचार के साथ वह अनजाने में हैरानी से नीचे देखने लगा और जायन को देखा, जो भी एक नीला लबादा पहने हुआ था। जरूर नीले वस्त्रधारक खेतीकार को पता था कि यह उसी ने था जिसने उसकी जान बचाई थी। जायन के द्वारा अपनी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेती के साथ छोड़े गए अग्निगोले ग्रेड 2 के राक्षस जानवरों को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थे। दोनों सिमियन गिद्ध जल्दी ही लपटों से बाहर उड़ गए, लेकिन अब उनका स्वरूप और भी भयावह हो गया था। गिद्धों की अधिकांश विशेषताएं जल चुकी थीं और वे अब नीले वस्त्रधारक खेतीकार पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वे अब जायन की दिशा में उड़ रहे थे। जहां तक उस गिद्ध का सवाल था जिसका पंजा कट गया था, वह अब लाल आंखों के साथ नीले वस्त्रधारक खेतीकार की ओर भाग रहा था। जायन ने 2 विशाल पक्षियों को देखा और अनजाने में अपना त्वरा से कोड़ा। फिर उसने अपनी कमर पर लगे पाउच में से एक पर थपथपाया और सफेद रोशनी की 2 लकीरें छोड़ी, जिनमें से प्रत्येक में एक आधा फुट लंबा हिम सफेद सेंटीपीड था। दोनों सेंटीपीड सिमियन गिद्धों से कहीं छोटे थे, लेकिन वे उत्साह के साथ भनभनाते हुए दिखाई दिए, मानो उन्हें उनसे कोई डर नहीं था। जैसे ही सेंटीपीड को बुलाया गया, वे गिद्धों से मिलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गिद्धों के बंदर जैसे सिर डर से विकृत हो गए और उन्होंने अपनी रफ्तार रोकने के लिए जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए। अपनी नाकों से कीड़ों की गंध सूंघने के बाद वे डर में भागने का भी प्रयास करने लगे। प्राचीन विदेशी कीड़ों की गंध कुछ ऐसी थी जिसके पास निम्न श्रेणी के राक्षस जानवर जाने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि दोनों सेंटीपीड को उन्हें भागने की अनुमति देने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने एक राक्षसी चीख छोड़ी और अपना मुंह खोला। सफेद हिमील की ग्लेशियल चीख को तेज गति से आगे की ओर थूका। गिद्ध केवल एक दयनीय चीख निकाल सके इससे पहले कि वे उसमें डूब गए। फिर सेंटीपीड हवा के एक झोंके में आगे बढ़े और बिना किसी हिचकिचाहट के हिमील क्यू में प्रवेश कर गए। जब जायन ने ये देखा तो उसने अपनी तरफ की लड़ाई पर और कोई ध्यान नहीं दिया और नीले वस्त्रधारक खेतीकार की ओर देखा। नीले वस्त्रधारक खेतीकार छोटी तलवार को नियंत्रित कर रहा था, जबकि उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। जहां तक घायल सिमियन गिद्ध का सवाल था, वह अभी भी काफी लड़ाई लड़ रहा था और उतना ही खूंखार दिख रहा था जितना कि वह स्वस्थ था। वह नीले वस्त्रधारक खेतीकार के चारों ओर एक भूरे धब्बे की तरह चपलता से चक्कर लगा रहा था, लगातार कांव कर रहा था और कभी कभी अपने एक पंजे से रोशनी की बाधा पर हमला करता था। बाधा पर लगातार हमलों ने नीले वस्त्रधारक खेतीकार को परेशान कर दिया और वह युद्ध पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था। हालांकि उड़ने वाली तलवार शक्तिशाली थी, लेकिन इसका मालिक इसका उपयोग करने में बहुत अभ्यस्त नहीं था। वह शुरू में गिद्ध को तब घायल करने में सक्षम था जब उसने उसे अनजाने में पकड़ लिया था, लेकिन अब वह उस पर नजर रखने में मुश्किल से कामयाब हो रहा था। जहां तक उसके अन्य ताबीजों का सवाल था, वे नीले वस्त्रधारक खेतीकार की क्षमताओं से परे थे। तलवार के जादुई औजार को नियंत्रित करना पहले से ही मुश्किल था, अपना ध्यान और बांटना असंभव होगा। अगर कुछ नहीं बिगड़ा तो वह जल्द ही हारकर मर जाएगा। जायन की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी जब उसने सिमियन गिद्ध को हवा में कई बार मुड़ते हुए देखा। जैसे ही उसने सोचा कि उसे मदद करना चाहिए या नहीं, गिद्ध ने कुछ महसूस किया और एक चीख निकाली, इससे पहले कि वह नीले वस्त्रधारक खेतीकार का पीछा करना बंद कर दे। फिर उसने अपने पंख खोले और एक पल में 40 मीटर दूर चला गया। ये दृश्य नीले वस्त्रधारक खेतीकार और जायन दोनों के लिए एक आश्चर्य की बात थी, लेकिन जायन ने बस एक सिनकनी भरी। उसने बिना संकोच के अपने हाथ उठाए और एक लाल धागा निकला। हवा में गिद्ध की आकृति अचानक रुक गई और फिर वह जमीन पर जा गिरी, बेजान। हालांकि वह हाल ही में एंडले स्काई प्लेन्स में आया था, जायन ने सुना था कि सिमियन गिद्ध कितने भारी रंजिश रख सकते हैं। चूंकि वह नहीं चाहता था कि भविष्य में कोई समस्या हो, उसने फैसला किया कि जब तक वह कर सकता है, समस्या को जड़ से काटना बेहतर होगा।
जायन के अचानक हमले ने नीले वस्त्रधारक खेतीकार को झटका दिया और वह अलार्म के साथ चिल्लाया, एक उड़ने वाली सुई। आप उड़ने वाली सुई जादुई औजारों का उपयोग करते हैं। जायन ने नीले वस्त्रधारक खेतीकार की ओर देखा और शांत भाव से पूछा, क्या इसमें कुछ अजीब है? उसने गिद्ध की लाश की ओर हाथ हिलाया और एक लाल धारा वापस उसके हाथ में आ गई। यह 1 इंच लंबी चमकती हुई चांदी की सुई थी जो लाल रोशनी के साथ चमक रही थी। बिल्कुल नहीं, ये केवल। नीले वस्त्रधारक खेतीकार अपनी व्याख्या जारी रखने से पहले 2 बंद धमाकों के साथ बाधित हो गया। बर्फ के 2 चमकते हुए ब्लॉक जमीन पर गिर गए और जहां वे गिरे वहां 1 मीटर गहरे गड्ढे बन गए। इन बर्फ के ब्लॉकों के अंदर दोनों सिमियन गिद्ध थे, आंखें फाड़े हुए और स्पष्ट रूप से मृत। नीले वस्त्रधारक खेतीकार ने जैसे ही उन्हें देखा, एक सफेद रोशनी बर्फ के ब्लॉकों से चमकी और प्रकाश की 2 लकीरें बाहर निकलीं, जायन के चारों ओर घूमने के बाद उसके कंधे पर बैठ गईं। नीले वस्त्रधारक खेतीकार ने सूखे गले से निगला और पूछा, क्या आपकी उत्कृष्टता आत्मा कीड़ों की खेती करती है? जायन ने अपने कंधे पर बैठे सेंटीपीड्स में से एक को थपथपाया और कहा, बिल्कुल सही। मैंने ही इन 2 ग्लेशियल स्नो सेंटीपीड्स का पालन किया है। ग्लेशियल स्नो सेंटीपीड्स कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें जायन ने गढ़ लिया था। वे एक सच्चे विदेशी कीड़े थे और परिपक्व होने के बाद वे 6 विंग्ड फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स के वर्तमान स्वरूप के समान दिखाई दिए। अगर कोई विदेशी कीड़ों के साथ अनुभवी नहीं था तो वह अंतर नहीं बता सकता था। जायन को बहुत हैरानी हुई जब नीले वस्त्रधारक खेतीकार ने उत्साहपूर्वक कहा, क्या साथी दाव इस उड़ने वाली सुई और आत्मा कीड़ों को अलग करने के लिए तैयार हैं? मैं उन्हें एक बड़ी कीमत पर खरीद लूंगा। जायन एक क्षण के लिए हैरान रह गया और फिर मुस्कुराकर बोला, क्या साथी दाव मजाक कर रहे हैं? ये कीड़े पहले ही मुझे अपना मालिक मान चुके हैं और आप उड़ने वाली सुई की मेरी कीमत वहन करने में सक्षम नहीं हो सकते। आत्मा पत्थर कोई मायने नहीं रखते। मैं आपके द्वारा बताई गई किसी भी कीमत को स्वीकार कर लूंगा। नीले वस्त्रधारक खेतीकार ने बिना सोचे समझे एक दबंग अंदाज में कहा। उसका दिल उस सुई को देखकर हिल गया था जिसने एक पल में सिमियन गिद्ध को मार दिया था। जब जायन ने ये सुना तो उसने आंखें सिकोड़ लीं। नीले वस्त्रधारक खेतीकार को लंबे समय तक देखने के बाद उसका भाव उदास हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्षमा करें लेकिन ये सुई मेरे लिए बहुत सुविधाजनक है। अभी के लिए मैं इसे नहीं बेच सकता। चूंकि आप तैयार नहीं हैं तो ठीक है। अगर मेरे पास भी ऐसा ही कोई तीखा जादुई औजार होता तो शायद मैं भी इसे बेचने को तैयार न होता। नीले वस्त्रधारक खेतीकार ने निराशा के साथ जवाब दिया। फिर अपनी आंखों की चमक के साथ उसने शांत स्वर में पूछा, मेरा नाम फंगयूप है और मैंने अभी तक मेरी जान बचाने के लिए आपका ठीक से शुक्रिया अदा नहीं किया है। क्या मैं आपका पवित्र नाम जान सकता हूँ? मेरा उपनाम हान है। क्या हम सबको पहले व्यवस्थित कर दें? जायन ने उदासीन स्वर में कहा। व्यवस्थित? नीले वस्त्रधारक खेतीकार एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और फिर चारों ओर देखा। एक अज्ञात समय में नश्वर लोग छिपने की जगह से बाहर आ गए और खड़े हो गए। हालांकि वे सभी श्रद्धा के भाव के साथ खेतीकारों से 30 मीटर दूर भीड़ कर रहे थे। दोनों जनजातियों के नेता ही उनके पास खड़े थे। वे थोड़े उत्साहित दिखाई दे रहे थे लेकिन यंग लू विशेष रूप से खुश दिख रहा था। यंग लू ने स्पष्ट रूप से देखा था कि तीनों सिमियन गिद्ध पूरी तरह से अमर हान द्वारा मारे गए थे जिसे उसने रास्ते में किराए पर लिया था। इस अमर की भव्य क्षमताएं उसकी उम्मीद से कहीं अधिक थीं, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह अकेला ही यात्रा के दौरान उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त होगा। जायन ने जनजाति के नेताओं को पुकारा और आदेश दिया, राक्षस जानवरों से निपटो। मुझे उनके पंजे और पूंछ के पंच दिला दो। जहां तक बाकी का सवाल है, तुम जो चाहो कर सकते हो। मैदानों के नियमों के अनुसार राक्षस जानवर को मारने वाले का उसके सभी हिस्सों पर दावा होता था। हालांकि ये सामग्रियां मामूली और कम गुणवत्ता की थीं, लेकिन वे एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेतीकार के लिए स्वाभाविक रूप से मूल्यवान थीं और जायन अपनी वर्तमान पहचान के तहत उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जी, हम आपके आदेश का पालन करेंगे, यंग लू ने खुशी से कहा। सिमियन गिद्ध का मांस एक अमर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन नश्वरों की नजरों में वे बहुत मूल्यवान थे और उनका व्यापार कई चीजों के लिए किया जा सकता था। जनजाति के नेता बा ने भी आदर के साथ स्वीकृति दी। फिर दोनों ने चिल्लाकर अपने हुक्म दिए और जनजातियों के बलवान युवक गिद्धों की लाशों से निपटने के लिए बाहर निकले। जिसे उड़ने वाली सुई से मारा गया था उसे तैयार करना आसान था, लेकिन जमे हुए गिद्धों को पहले तोड़ना पड़ता। अगर अमर फैंग सकुशल हैं, तो क्या आप अपनी गाड़ी में वापस जाकर आराम करेंगे? मैं भी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूं और पहले वापस जा रहा हूं, जायन ने नीले वस्त्रधारक खेतीकार से उदासीन स्वर में कहा और फिर जवाब का इंतजार किए बिना अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। जायन के उदासीन रवैये से नीले वस्त्रधारक खेतीकार हैरान रह गया। उसने मूल रूप से उसकी तीखी जादुई औजार और आत्मा कीड़ों को देखकर उससे दोस्ती करने की योजना बनाई थी, लेकिन जायन ने अप्रत्याशित रूप से उसे बीच में ही काट दिया और चला गया, उसे एक अजीब स्थिति में छोड़ दिया।
जायन के द्वारा बचाए जाने की दयालुता और उसकी दिखाई देने वाली ताकत के कारण नीले वस्त्रधारक खेतीकार कुछ नहीं बोल सका। एक लंबे समय बाद वह केवल एक आह भर सका और नाराजगी के साथ अपनी गाड़ी में लौट गया। नीले वस्त्रधारक खेतीकार को पता नहीं था कि जायन गाड़ी में पैर मोड़कर बैठा हुआ था, शांति से उसे जाते हुए देख रहा था। मालिक, उस व्यक्ति के पीछे काफी समर्थन है। मालिक ने उससे खुद को अलग क्यों किया? सिल्वर मून का भ्रमित स्वर उसके दिमाग में गूंजा। कुछ समय तक आराम करने के बाद सिल्वर मून को पर्याप्त शक्ति मिल गई थी ताकि वह बिना मेहनत के बात कर सके। वह व्यक्ति सोआरिंग ट्राइब से नहीं है। क्या? मालिक को ये कैसे पता? जायन का यह अचानक बयान सिल्वर मून के लिए एक झटके की तरह था। इसे देखो। जायन ने अचानक अपना हाथ खोला और उसमें नीली रोशनी की एक गेंद बुला ली। यह एक जेड पेंडेंट की छवि थी जिस पर प्राचीन अक्षर उकेरे हुए थे। ये ग्रेट जिन के प्राचीन अक्षर हैं, सिल्वर मून ने हैरान होकर कहा। वास्तव में मुझे लगता है कि अगर मैंने कार्रवाई नहीं भी की होती तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। फैंग यू के शरीर पर जो जेड पेंडेंट है वह एक उच्च श्रेणी का जादुई औजार, टॉप ग्रेड मैजिक टूल है। हर बार जब भी राक्षस पक्षी उसके पास आता, ये स्वचालित रूप से आत्मा तरंगों, स्पिरिट वेव्स की एक श्रृंखला छोड़ता है जो उसकी रक्षा करती है। उसने इसे अपनी कमर पर केवल कपड़े की एक पतली परत से ढांका था और मैं अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आंखों, ब्राइट साइड स्पिरिट आइज से इसे स्पष्ट रूप से देख सका। वे संभवतः ग्रेट जिन के किसी कुलीन कबीले, नोबल क्लैन से संबंध रखते हैं। सिल्वर मून विचारमग्न हो गई और बोली, ये सही है। प्राचीन रिकॉर्ड के अनुसार निंग का फैंग एक कुलीन कबीला था जिसने अपने भव्य नाम का व्यापक उपयोग किया था। ऐसा लगता है कि हमारे साथी दाओ फैंग वास्तव में साथी दाओ फेंग एक होना चाहिए। लेकिन आखिर यह निंग कहाँ है? क्या ये जिन साम्राज्य के 36 क्षेत्रों में से एक निंग राज्य है? या फिर इसके 108 प्रांतों में से एक वेस्ट निंग प्रांत है? या फिर यह कोई आम शहर है जिसका नाम निंग है? चूंकि जायन जिन साम्राज्य जाना चाहता था, उसने इससे संबंधित कई प्राचीन रिकॉर्ड हासिल किए थे। उसे उसके पहले के बयान से कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसे पता था कि सिल्वर मून ने भी उनमें से कई को देखा था। चाहे वह किसी भी ग्रेट जिन कबीले का शिष्य हो, एंडले स्काई प्लेन्स में उसका प्रकट होना परेशानी की निशानी है। इसलिए जितना कम मैं उसके संपर्क में रहूं, उतना बेहतर। वर्तमान में हमारी प्राथमिकता मैदानों से प्रस्थान करना और मेरे शरीर पर मौजूद दुष्ट क्यूब बेलफुलची को भंग करने का तरीका खोजना है। ये कहते हुए उसने आंखें बंद कर लीं। सिल्वर मून हंस पड़ी और सहमत हुई, ये ठीक है। चूंकि यह व्यक्ति केवल प्रारंभिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण में है और उस स्तर पर एक सुरक्षात्मक जादुई औजार रखता है, वह फैंग कबीले के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन चूंकि उसने अब छोटी जनजाति की श्रद्धांजलि के एस्कॉर्ट में खुद को छुपा लिया है, निश्चित रूप से उसके पीछे कोई परेशानी होगी। जल्द ही सिल्वर मून भी चुप हो गई। थोड़ी देर बाद कई युवक बड़े हथौड़ों की मदद से सिमियन गिद्धों को फंसाए हुए बर्फ के विशाल टुकड़ों को तोड़ने में कामयाब हो गए और वे तीनों सिमियन गिद्धों का ठीक से कत्ल कर सके। इसके बाद उन्होंने सबसे कीमती सामग्री, पंजे और पूंछ के पंच, जायन को सौंप दिए। बचे हुए हिस्सों को दोनों जनजातियों के बीच बांट दिया गया। जरूर, चूंकि जायन वह अमर था जिसे ग्रे हेरॉन ट्राइब ने आमंत्रित किया था, उन्हें अवशेषों का अधिकांश हिस्सा मिला। जबकि जनजाति के नेता बा को ज्यादा कुछ नहीं मिला, वे फिर भी खुश थे क्योंकि उन्हें एक अप्रत्याशित लाभ मिला था, भले ही उनकी जनजाति के अमर ने किसी भी जानवर को नहीं मारा था। रेड वुल्फ ट्राइब की सील की गई गाड़ी के अंदर नीले वस्त्रधारक खेतीकार ने अपना लबादा उतार दिया जिससे उसका पीला चेहरा सामने आया। अत्यधिक पतले होंठों को छोड़कर वह काफी सुंदर दिखाई दे रहा था। उस समय वह एक ठंडे भाव के साथ था और उसने अपनी गर्दन के आसपास थपथपाया और उसे एक सुनहरी जंजीर मिली जिसमें एक चांदी की चाबी जुड़ी हुई थी। चाबी उंगली की मोटाई के बराबर थी और कई इंच लंबी थी। इस पर रहस्यमयी डिजाइन के साथ साथ एक सुनहरा अक्षर फेंक दो उकेरा हुआ था। चाबी को घूरने के बाद फैंग यू के चेहरे पर एक अजीब भाव आया। फिर उसका चेहरा उत्साह और दर्द के बीच थर्राया और अंततः वह एक उदास भाव के साथ स्थिर हो गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और सावधानीपूर्वक चाबी को वापस रख दिया। ये पुष्टि करने के बाद कि जैसे ही यह उसकी गर्दन पर लटक रही थी, कोई इसे नहीं देख सकता था, उसने आंखें बंद कर लीं और अपनी खोई हुई जादुई शक्ति को बहाल करने लगा। आखिरी सिमियन गिद्ध की लाश की सफाई समाप्त होने के तुरंत बाद दोनों जनजातियां फिर से यात्रा पर निकल पड़ीं। इस बार कोई भी जोर से बात करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि गिद्धों के साथ युद्ध ज्यादा देर तक नहीं चला, इसने सोआरिंग ट्राइब्स के कई युवकों को हिला दिया था। जिनके पास आत्मा जड़ें, स्पिरिट वेन्स थीं, वे विशेष रूप से उत्साहित महसूस कर रहे थे और चाहते थे कि वे तुरंत मंदिर के ऊपर उड़ सके ताकि वे एक अमर की विशाल शक्ति प्राप्त कर सकें। अगला दिन बिना किसी घटना के बीत गया, लेकिन जैसे ही जायन पेस्टिलेंस डैमन सोल लॉक सील को भंग करने के मंत्र को समझ रहा था, तथाकथित मंदिर शिविर उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों की सीमा में आ गया। शिविर के पास उच्च श्रेणी के अमरों के तैनात होने के डर से जायन ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को पास से नहीं घुमाने की हिम्मत की,
लेकिन उसने धीरे धीरे आध्यात्मिक क्यू के उतार चढ़ाव को मिलाया, जो बता रहा था कि पास में कई निम्न श्रेणी के खेतीकार मौजूद थे। जायन की आंखें इधर उधर घूमी, लेकिन उसका चेहरा भावहीन रहा। 10 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दोनों जनजातियों ने जयघोष किया। जायन का भाव बदला और उसने अपनी आस्तीन से झपट्टा मारकर गाड़ी का पर्दा खोल दिया। उसने अपने आसपास समतल मैदान और दूरी पर एक बड़ा काला बिंदु देखा। जायन की आंखों में नीली रोशनी चमकी और वह स्पष्ट रूप से देख सका कि वह काला बिंदु क्या था। वहां एक दीवार थी जो मोटे पत्थर और लकड़ी से बनी थी और 12 मीटर ऊंची थी। दीवार के पीछे सोआरिंग ट्राइब्स के पसंदीदा ऊंचे तंबू और कुछ अपरिष्कृत लकड़ी की इमारतें थीं। कभी कभी सोआरिंग ट्राइब के नश्वर वहां घूमते दिखाई देते थे, जिससे क्षेत्र काफी जीवंत दिख रहा था। तंबुओं और लकड़ी की इमारतों के बीच एक विशाल पत्थर से बना हॉल था जो इमारतों से घिरा हुआ था। कुछ अजीब पोशाक पहने हुए खेतीकार कभी कभी हॉल के अंदर जाते दिखाई देते थे। जैसे ही जायन की नजर इस तथाकथित शिविर पर पड़ी, उसने इसके परिधि पर खड़े विशाल पत्थर के स्तंभों को देखा। ये पत्थर के स्तंभ चमकदार रोशनी के साथ चमक रहे थे और ये 100 मीटर ऊंचे और एक व्यक्ति की चौड़ाई से भी मोटे थे। ये स्पष्ट रूप से शिविर की रक्षा के लिए एंडलेस स्काई मंदिर द्वारा रखा गया एक बड़े पैमाने का जादुई गठन था। शिविर के अंदर कोई भी खेतीकार उड़ नहीं रहा था, इसलिए ये स्पष्ट था कि जादुई गठन हवा से यात्रा पर प्रतिबंध लगा रहा था। शहर का आकलन करने के बाद जायन की इसमें कोई और रुचि नहीं रह गई और उसने पर्दा बंद कर दिया। 2 घंटे बाद जायन की टोली शिविर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। वहां कोई गार्ड नहीं था और समूह ने अपनी मर्जी से प्रवेश किया। यंग लू और जनजाति के नेता बा ने संक्षिप्त चर्चा की और फिर अलग होकर अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। शिविर के अंदर जायन अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये ठीक वैसा ही था जैसा उसने दूर से देखा था। अराजक फर के तंबू और लकड़ी की इमारतें हर जगह बिखरी हुई थीं और केवल मुख्य सड़कें साफ थीं। ये स्पष्ट था कि पत्थर की संरचनाओं को छोड़कर इमारतें केवल श्रद्धांजलि देने के लिए गुजरने वाली जनजातियों के लिए अस्थायी आश्रय थीं। हालांकि जिन्हें यहां आराम करने की जरूरत थी वे सभी छोटी जनजातियां थीं जिन्हें सबसे अधिक यात्रा करनी पड़ती थी। बड़ी जनजातियों को ज्यादा दूर यात्रा करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वे मंदिर के पास रहते थे। परिणामस्वरूप इन तंबुओं और लकड़ी की इमारतों का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से साधारण दिखाई दे रहा था। कुछ पर तो पैच भी लगे हुए थे। केवल सबसे धनी जनजातियों के पास कुछ बड़े तंबू थे जिन पर कुछ मामूली सजावट थी। ये स्पष्ट था कि ये छोटी जनजातियां बहुत धनी नहीं थीं। शिविर के एक सुदूर कोने में एक खाली जगह ढूंढने के बाद ग्रे हेरॉन ट्राइब ने अपने तंबू लगाना शुरू कर दी। जायन गाड़ी से बाहर निकला और उदासीन भाव से उनकी कार्रवाई का निरीक्षण किया। यंग लू ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट महसूस किया और फिर वह जायन के पास गया और आदरणीय स्वर में बोला, अमरहान, यहाँ काफी अव्यवस्था है। मुझे डर है कि यह आप जैसे महान अमर की शांतिपूर्ण खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ अमरों को रखने के लिए एक विशेष आराम क्षेत्र है। क्या अमरहान कुछ समय के लिए वहाँ आराम करेंगे? 2 दिनों में हम अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे। मैं तब करूंगा। 2 दिन बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा। जायन ने सिर हिलाया और फिर शिविर की सबसे ऊंची संरचना की ओर चल पड़ा, एक विशाल 2 मंजिला पत्थर का हॉल। वहां खेतीकार कभी कभी अंदर जाते और बाहर आते दिखाई दे रहे थे। ये स्पष्ट था कि यही वह इमारत थी जिसका जिक्र यंग लू ने किया था। एक छोटी दूरी तक चलने के बाद जायन पत्थर के हॉल के सामने पहुंचा। प्रवेश द्वार के दोनों ओर 15 मीटर ऊंची मूर्तियां थीं, बैल के सिर वाले बाढ़ अजगर। जायन ने एक संक्षिप्त नजर डाली और आगे बढ़ गया। हालांकि उसे विश्वास था कि सोआरिंग ट्राइब के खेतीकार के रूप में उसका प्रचलन सही था, फिर भी वह इतने सारे अन्य सोआरिंग ट्राइब खेतीकारों के पास रहकर बेचैन महसूस कर रहा था। अगर पास में कोई नेसेंट सोल खेतीकार होते तो यह उसके लिए बुरा साबित हो सकता था। शिविर छोड़कर पास में कहीं और जाना बेहतर होगा। फिर 2 दिन बाद वह ग्रे हेरॉन ट्राइब के साथ यात्रा जारी रखेगा। जब तक वे एंडलेस स्काई मंदिर पहुंचेंगे, उसके बारे में अफवाहें शांत हो चुकी होंगी और वह मैदानों से बाहर निकलने की अपनी यात्रा फिर से शुरू करेगा। हालांकि ग्रेट जिन साम्राज्य में प्रवेश करने में अभी भी काफी समय लगेगा, लेकिन यदि वह सावधान रहा तो यात्रा सुचारू होगी। इस विचार के साथ जायन शांति से शिविर से बाहर निकल गया और एक छोटी तलवार निकाली और रोशनी की एक लकीर बनाते हुए उड़ गया। लगभग 30 किलोमीटर दूर जायन बिखरे हुए पत्थरों के एक अप्रतिम मैदान के ऊपर रुका। वह 20 मीटर ऊंची एक चट्टान पर बैठ गया इससे पहले कि उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को अपने चारों ओर छोड़ा। 10 किलोमीटर के परिधि की जांच की और पाया कि उसके आसपास कोई नहीं था। फिर वह मुड़ा और अपने सामने की विशाल चट्टान की ओर उंगलियां फेंकी। आजूर स्वॉर्ड क्यू की एक लहर ने इसे काट दिया और इसके अंदर 6 मीटर चौड़ा छेद बना दिया, जो एक व्यक्ति के प्रवेश के लिए पर्याप्त था। जायन पैर मुड़कर छेद का परीक्षण करने के लिए बैठ गया और उसे यह अंतरिम आश्रय संतोषजनक लगा। फिर वह विशाल चट्टान के सामने 30 मीटर चला गया और गठन झंडों का एक सेट निकाला।
रोशनी की दर्जन भर लकीरें निकलीं और चट्टान के चारों ओर एक अदृश्य जादुई गठन अनविजिबिलिटी स्पेल फॉर्मेशन स्थापित कर दिया गया। बाहर से विशाल चट्टान पूरी तरह से दृष्टि से ओझल हो गई। जायन धुंध में जादुई गठन में प्रवेश कर गया और पूरी तरह से गायब हो गया। एक पल में एक पूरा दिन बीत गया। जायन अपनी गुफा में शांति से ध्यान कर रहा था, मोनार्क सोल डाइवर्जेंस द्वारा दिए गए मंत्र को समझ रहा था। प्रक्रिया उसकी उम्मीद से कहीं अधिक सुचारू रही और वह इसे समाप्त करने के करीब था, जिससे उसे खुशी हुई। जैसे ही वह मंत्र के एक समस्याग्रस्त हिस्से के बारे में सोच रहा था, उसका त्वरा हिला और उसका मन ध्यान से बाहर आ गया। उसने हैरान भाव के साथ आंखें खोलीं। वन नीले वस्त्रधारक खेतीकार अपना नाम फेंग फंग बताता है, फेंग फंग के बजाय। टोन में बदलाव के अलावा ये आंशिक रूप से समरूप हैं। ऊपर देखें, इस पर उनके कबीले का नाम उकेरा हुआ है। सिल्वर मून को तुरंत जायन की अचानक हरकत का एहसास हुआ और वह न रह सकते हुए बोली, मालिक क्या हुआ? जायन ने अपनी ठोड़ को थपथपाया और बड़बड़ाया, 2 खेतीकार लगभग 5 किलोमीटर दूर रुके हैं, एक कोर फॉर्मेशन चरण में और दूसरा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण में। उस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेतीकार का आभास परिचित लग रहा है। कितना अजीब है, वह फैंग यू प्रतीत होता है। एक क्षण की चुप्पी के बाद सिल्वर मून ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें देखने के लिए अपने कलाकृति आत्मा शरीर आर्टिफैक्ट स्पिरिट बॉडी का उपयोग करूं? इसे छोड़ो, जायन ने सिर हिलाया, तुम अभी तक अपनी चोटों से उभरी नहीं हो। भले ही मेरी खेती फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक सीमित है, मैं अभी भी उनकी हरकतों पर नजर रख सकता हूं जब तक कि वे यहां से नहीं चले जाते। सिल्वर मून ने उसकी बातों पर कोई इतराज नहीं किया। फिर जायन ने आंखें बंद कर लीं और चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जायन एक चीख के साथ चौंक पड़ा और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। इस बार सिल्वर मून ने समझदारी दिखाते हुए चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि जायन ने त्वरा से कुड़ी और अचानक उसके भाव बदलने लगे। वरिष्ठ सोल डाइवर्जेंस, अगर मुझे सही याद हो तो आपने कहा था कि मेरी दुष्ट क्यू को भंग करने की कई तकनीकें हैं। क्या ये सच है कि इनमें से अधिकांश तकनीकें बौद्ध बुद्धिस्ट हैं? ये सच है, मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने आलस्य से जवाब दिया। कन्फ्यूशियन और डाओइस्ट के पास भी दुष्ट क्यू को भंग करने की अपनी कई तकनीकें हैं, लेकिन बौद्ध तकनीकों जितनी प्रभावी कोई नहीं है। जायन के भाव बदलते हुए उसने कहा, तो क्या ये सच है कि बौद्ध तकनीकों की सबसे स्पष्ट विशेषता यह है कि उनमें से अधिकांश को सक्रिय किए जाने पर 7 रंगों की रोशनी 7 कलर्ड लाइट निकलती है? ये सही है। क्यों, क्या आपने कुछ खोज लिया है? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने जिज्ञासापूर्ण स्वर में पूछा। जायन ने सिर झुकाया और बड़बड़ाया, उस स्थिति में ये व्यक्ति उपयोगी साबित हो सकता है। यह एक अवसर हो सकता है। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस को थोड़ा नाराजगी महसूस हुआ कि जायन उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। जैसे ही उसने इसके बारे में और पूछने की सोची, जायन ने निश्चय किया और नीली रोशनी की एक लकीर बनाते हुए अपने गुफा से जादुई औजार पर सवार होकर निकल पड़ा। ये कार्रवाई सिल्वर मून और मोनार्क सोल डाइवर्जेंस के लिए एक झटके की तरह थी, लेकिन जायन को इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई करते देखकर उन्होंने अपने सवालों को बाद के लिए छोड़ दिया। जायन जल्दी से एंडलेस स्काई प्लेन्स में शायद ही कभी दिखने वाले एक छोटे जंगल में पहुंचा। ये लगभग आधा किलोमीटर तक फैला था और यह विरल और छोटे पेड़ों से बना था। जंगल के केंद्र में लगभग 30 मीटर चौड़ी एक खाली जमीन थी जहां वे दोनों पिछले खेतीकार रह रहे थे। नीले वस्त्रधारक खेतीकार अपना चेहरा नीचे किए हुए जमीन पर पड़ा था। वह निश्चल था और उसकी पीठ पर काले खून का धब्बा था। हालांकि यह अज्ञात था कि वह अभी भी जीवित है या नहीं, लेकिन उसके शरीर को एक शानदार 7 रंगों की रोशनी ढांपे हुए थी। पास में एक और व्यक्ति था, एक बैंगनी वस्त्रधारक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें बाज जैसी थीं। वह एक अग्नि लाल उड़ने वाली तलवार से रोशनी की बाधा पर प्रहार कर रहा था। हालांकि 7 रंगों की रोशनी की बाधा साधारण नहीं थी, लेकिन चूंकि इसे कोई मालिक नियंत्रित नहीं कर रहा था, ये पहले ही जोर से हिलने और रोशनी के साथ टिमटिमाने लगी थी। जायन ने अपने आकस्मिक आगमन को नहीं छिपाया, जिससे नीचे बैंगनी वस्त्रधारक बूढ़े आदमी को चेतावनी मिली। बूढ़े आदमी के झटके में उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को जायन से गुजारा और यह पाकर राहत महसूस की कि वह केवल एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेतीकार था। बूढ़े आदमी ने तब अपने भीतर हत्या के इरादे के साथ उबाल लाया और अपना हाथ उठाया, जायन पर एक उल्लेखनीय तेजी से काली लकीर छोड़ा। यह एक त्रिनुकीला दांव ट्राई पॉइंटेड स्टेक था जो काली क्यू में लिपटा हुआ था। जायन ने ठंडी सिनकनी भरी और अपने सिर के ऊपर को थपथपाया। फिर उसके ऊपर से एक काला हरा बादल उड़ा और वह 1 मीटर लंबे हाथ में बदल गया, आने वाली काली लकीर को झाड़ने के लिए। बैंगनी वस्त्रधारक बूढ़े आदमी ने यह देखकर झटका खाया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, त्रिनुकीले दांव को आसानी से पकड़ लिया गया और एक पल में उसने अपना संबंध कटा हुआ महसूस किया। फिर विशाल हाथ नीचे की ओर उड़ने लगा। बूढ़े आदमी के झटके में उसने घबराहट में मंत्र मुद्राएं बनाई, लाल उड़ने वाली तलवार को अपनी रक्षा करने का आदेश दिया।
लेकिन अचानक काला हरा हाथ गायब हो गया और 1 सेकंड बाद वह उससे 3 मीटर ऊपर एक मुट्ठी के रूप में पुनः प्रकट हुआ और उस पर भयंकर चोट कर दी। बैंगनी वस्त्रधारक बूढ़े आदमी ने एक दयनीय चीख निकाली, इससे पहले कि वह खून के लुढ़क में बदल गया। इसके बाद काला हरा मुट्ठी फिर से हाथ में खुल गया और बूढ़े आदमी के अवशेषों पर से एक अंडे के आकार की हरी रोशनी की गेंद ले ली। हाथ तुरंत जायन की दिशा में वापस शूट कर गया और उसके चारों ओर एक बार घूमने के बाद वापस नेसेंट सोल में बदल गया। नेसेंट सोल एक बड़ी मुस्कान के साथ जायन के कंधे पर बैठ गया, एक हाथ में त्रिनुकीला दांव और दूसरे हाथ में हरी रोशनी की छोटी गेंद पकड़े हुए। जायन का भाव इसे देखकर बदल गया। जब उस पर सोआरिंग ट्राइब्स के खेतीकारों ने घेरा था तो उसने अपनी दूसरी नेसेंट सोल का एक बार भी उपयोग नहीं किया था, भागने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के लिए इसे रिजर्व में रखा था। हालांकि अब यह उसकी उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत साबित हुई। एक साधारण परिवर्तन तकनीक एक कोर फॉर्मेशन खेतीकार को बिना किसी प्रतिरोध के आसानी से मारने में सक्षम थी। इस विचार के साथ वह तैरना शुरू कर गया और इंद्रधनुषी रोशनी की बाधा के करीब पहुंच गया। उस समय लाल उड़ने वाली तलवार जमीन पर गिर गई थी क्योंकि उसका मालिक अब मर चुका था। ये बस मध्यम रोशनी के साथ चमक रही थी जैसा कि वह बेजान पड़ी थी। जायन ने तलवार पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे सात रंगी रोशनी की बाधा की ओर चल पड़ा, इससे पहले कि उसने इसकी करीब से जांच की। वह स्पष्ट रूप से देख सका कि रोशनी की बाधा के केंद्र में तैर रहे नीले जेड पेंडेंट से उत्पन्न हुई थी। जेड पेंडेंट नीले वस्त्रधारक खेतीकार के शरीर से 1 मीटर ऊपर तैर रहा था और यह 7 रंगों की रोशनी के साथ चमक रहा था। रोशनी में कभी कभी कुछ अजीब बौद्ध अक्षर प्रकट होते थे। ये वही जेड पेंडेंट था जिसे जायन ने सिल्वर मून को दिखाया था और इस पर निंका फैंग शब्द अंकित थे। जायन ने जेड पेंडेंट को एक क्षण के लिए घूरा और धीरे धीरे पूछा, कैसा है वरिष्ठ? क्या ये जादुई औजार किसी बौद्ध संप्रदाय द्वारा शोधित है? मोनाक सोल डाइवर्जेंस ने ठंडी सिनकनी भरी और उदासीन स्वर में कहा, सामग्री और जादुई औजार स्पष्ट रूप से बौद्ध निर्माण के हैं। हालांकि ये स्पष्ट रूप से एक उच्च श्रेणी के बौद्ध खेतीकार द्वारा शोधित किया गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जादुई औजार इतनी देर तक कोर फॉर्मेशन स्तर के जादुई खजाने के हमलों को रोकने में सक्षम नहीं होता। ऐसा लगता है कि किसी बौद्ध संप्रदाय और फैंग कबीले के बीच कोई संबंध है। मोनाक सोल डाइवर्जेंस की व्याख्या सुनकर जायन खुश हो गया, ये जानकर कि उसकी कार्रवाई व्यर्थ नहीं गई। फिर वह आगे बढ़ा और अपना हाथ बाधा पर रखा, इसे नीली लौ की एक पतली परत से ढांप दिया। अपनी वर्तमान खेती के साथ वह सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स की बड़ी मात्रा को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था और ये थोड़ी सी मात्रा भी उसकी सीमा को धक्का दे रही थी। लेकिन ये पर्याप्त साबित हुआ क्योंकि 7 रंगों की रोशनी की बाधा इसकी भयंकर ठंड को ज्यादा देर तक सहन करने में असमर्थ थी। जल्द ही बाधा एक धमाके के साथ ढह गई। जायन नीले वस्त्रधारक खेतीकार के पास गया और उसकी पीठ पर काले खून के धब्बे की जांच की, इससे पहले कि उसने त्वरा से कुड़ी। उसने महसूस किया कि नीले वस्त्रधारक खेतीकार का आभास अविश्वसनीय रूप से अस्थिर और कमजोर हो गया था। उसके शरीर ने पहले ही मौत की गंध छोड़ना शुरू कर दिया था और यह स्पष्ट था कि उसकी जिंदगी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। बिना किसी हिचकिचाहट के जायन ने नीले वस्त्रधारक खेतीकार के शरीर पर एक जादुई मुहर मैजिक सील मारा और अपना मुंह खोलकर नीली क्यू का एक बादल थूका जिसने खेतीकार को ढांप लिया। फिर अपनी आस्तीन के एक झटके से युवक का शरीर उल्टा होकर पीठ के बल लेट गया। जायन ने नीले वस्त्रधारक खेतीकार को देखा और तुरंत उसका खून ठंडा हो गया। ये वास्तव में फैंग यू था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था और उसके होंठ हल्के बैंगनी हो गए थे। ये देखने में बहुत भयावह था। जायन का चेहरा विकृत हो गया। एक क्षण के विचार के बाद उसने फैंग यू के शरीर में अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को फैलाया और उसकी आंखों से नीली रोशनी चमकी। जहर पहले ही उसके पूरे शरीर में फैल चुका था और सभी मायनों में उसे मर जाना चाहिए था। ये कितना अजीब था। जायन ने सावधानीपूर्वक अपनी जांच जारी रखी। थोड़ी देर बाद जायन को कुछ मिला और उसने फैंग यू के कॉलर को खींचा। एक झटके के साथ उसकी पोशाक का एक टुकड़ा फट गया, जिससे एक चांदी की चाबी से जुड़ी एक जंजीर प्रकट हुई। चाबी सफेद रोशनी के साथ स्पंदन कर रही थी और फैंग यू की छाती के केंद्र में जहर को लगातार खत्म कर रही थी, जो भी जेड काला हो गया था। जायन की नजर इधर उधर घूमी और उसने फैंग यू की बांह पकड़ ली। फिर उसकी हथेली से नीली रोशनी चमकी और जल्दी से फैंग यू के शरीर में फैल गई, जहर को धीरे धीरे खत्म करते हुए। लेकिन अचानक जायन द्वारा छोड़ा गया नीला आध्यात्मिक क्यू काला होने लगा और यह जल्दी से वापस उसके हाथ की ओर फैलने लगा। एगोनी पॉइजन। जायन चीखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया और फैंग यू की बांह से अपना आध्यात्मिक क्यू संबंध काट दिया। ये 10 एब्सोल्यूट पॉइजन्स में से एक। युवक जायन, तुमने अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दिया। अब इस व्यक्ति को बचाना असंभव है। मोनाक सोल डाइवर्जेंस हंसा और दुर्भावनापूर्ण स्वर में बोला।
जब जायन ने ये सुना तो वह अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका और नाराज होकर बोला, यह जहर को पूरी तरह से निकालना मेरे लिए असंभव हो सकता है, लेकिन उसे जगाना और 10 दिनों तक जीवित रखना मुश्किल नहीं होगा। मुझे बस आत्मा दवाइयों की अच्छी मात्रा का उपयोग करना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या यह इस लागत के लायक होगा। ये कहते हुए जायन खड़ा हो गया और एक विचारशील भाव बना लिया। सिल्वर मून ने फिर सुझाव दिया, मालिक, आप उसे पहले जगा दें और उससे कुछ बातें स्पष्ट करवा लें, इससे पहले कि आप कोई फैसला लें। ये सही है। जब तक मुझे ग्रेट जिन के बौद्ध संप्रदायों के साथ उसके रिश्ते का पता नहीं चल जाता, मैं कोई और कार्रवाई करने को तैयार नहीं हूँ। जल्द ही जायन ने अपने भंडार पाउच पर थपथपाया और एक छोटी सफेद बोतल अपने हाथ में प्रकट कर ली। जायन ने छोटी बोतल को उल्टा किया और उसमें से एक अग्निलाल बादाम के आकार की दवाई की गोली अपने हाथ में गिरा ली। जायन के चेहरे पर खेद का भाव आया। ये दवाई की गोली एक उच्च श्रेणी के राक्षस कोर्ट डेमन कॉर्ट से बनाई गई थी और इसका उपयोग कोर फॉर्मेशन चरण के खेतीकारों की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता था। इसे एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेतीकार पर उपयोग करना कुछ हद तक बर्बादी थी। अगर उसकी जादुई शक्ति को सील नहीं किया गया होता और सिल्वर मून घायल नहीं होती, तो वह इतनी सारी परेशानी से गुजरने के बजाय आत्मा खोजने की तकनीक सोल सर्चिंग टेक्निक का उपयोग कर पाता। उसने एक हाथ से फैंग यू की ठोड़ पकड़ी और अपनी कलाई के एक झटके से उसका मुंह खोल दिया। फिर अपने दूसरे हाथ से उसने गोली को नीली क्यू में लपेटा और फैंग यू के मुंह में उछाल दिया। जायन ने उसे छोड़ दिया और अपनी कमर से एक चमकती हुई चांदी की सुई निकाली। वह ठंडी रोशनी के साथ चमक रही थी, जैसा कि उसने एक धब्बे में फैंग यू के शरीर के विभिन्न हिस्सों में धुंधले ढंग से भेद दिया। अचानक सभी भेदे गए स्थानों से काला खून फूट पड़ा, जिससे हवा में एक दुर्गंध फैल गई। जायन खड़ा हो गया और अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए फैंग यू के जागने का इंतजार करने लगा। एक कप चाय पीने के समय बीतने के बाद काला जहरीला खून फैंग यू के शरीर के चारों ओर एक बड़ा पूल बना गया और वह अंततः धीरे धीरे कराहने लगा, मानो वह जागने वाला था। जायन की नजर इधर उधर घूमी और उसने अपनी उंगलियां झटकी, एक हवा का झोंका छोड़ा जिसने तुरंत जहरीले खून के प्रवाह को रोक दिया। फिर अपने कंधे के एक कांपने के साथ उसकी दूसरी नेसेंट सोल एक काले बादल में बदल गई और जंगल में गायब हो गई। तुम, फैंग यू ने अंततः अपनी आंखें खोली और स्पष्ट रूप से जायन को अपने सामने खड़े देखा। फिर उसने चेतावनी की एक चीख निकाली और बैठने के लिए संघर्ष करने लगा। जायन ने फैंग यू की ओर एक नजर डाली और पूछा, क्या हुआ? क्या मुझे देखकर तुम्हें हैरानी हो रही है? क्या तुमने मुझे बचाया? वह गद्दार फैंग ज़ेन कहाँ है? हालांकि फैंग यू की आवाज कमजोर थी, लेकिन इसमें सतर्कता भरी हुई थी। जायन ने एक तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, तुम उस बैंगनी वस्त्रधारक बूढ़े आदमी की बात कर रहे हो। वह मर चुका है। फैंग यू ने बड़ी मशक्कत से अपना सिर मुड़वाया और अंततः बैंगनी वस्त्रधारक बूढ़े आदमी के अवशेषों को देखा। उसके चेहरे पर झटका और नाराजगी का भाव आया। फिर उसकी नजर एक अजीब भाव के साथ वापस जायन की ओर मुड़ी। क्या साथी दावहान ने ही उस पुराने गद्दार को मारा है? ऐसा लगता है कि आपकी क्षमताएं वाकई गहरी हैं। मैं आपकी दया को याद रखूंगा और भविष्य में आपको इनाम दूंगा। फिर उसने अपनी कमर से एक दवाई की गोली निकाली और उसे मुंह में डालने के बाद खड़े होने का प्रयास किया। जब वह आधा खड़ा हुआ तो उसके पैरों में ताकत नहीं रही और वह वापस जमीन पर गिर गया। क्या हो रहा है? मैं कोई ताकत महसूस नहीं कर पा रहा। फैंग यू के चेहरे पर अफसोस का भाव था। तुम मुझे इनाम दोगे? ऐसा लगता है तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति का पता नहीं है। जायन ने उदासीन स्वर में कहा, उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। इसका क्या मतलब है? मेरे साथ क्या हुआ है? क्या तुमने मुझ पर कोई प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है? फैंग यू ने जायन को घूरा और उसके चेहरे पर क्रोध और घबराहट के भाव थे। जायन मुस्कुराया और बोला, तुम खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझते हो। अगर मैं तुम्हें रोकना चाहता तो मुझे प्रतिबंध लगाने की क्या जरूरत थी? खुद ही देख लो न। फिर उसने अपना हाथ उठाया और उसकी दिशा में एक छोटी वस्तु उछाल दी, एक आम दर्पण। फैंग यू जायन की कार्रवाई से पूरी तरह से हैरान था, लेकिन उसने दांत पीसा और दर्पण में एक नजर डाली। ये कैसे हो सकता है? मेरा चेहरा, मुझे इतनी गहराई से कब जहर दिया गया? क्या उस पुराने गद्दार ने? जब फैंग यू ने अपनी हालत देखा तो वह बहुत डर गया और झटके में चीख नहीं सका। फिर उसने जल्दी से अपने भंडार पाउच की ओर हाथ बढ़ाया और सफेद रोशनी की एक चमक के साथ बड़ी मात्रा में बोतलें बाहर निकालीं। उसने बिना किसी परिणाम की परवाह किए हुए बोतलों को खोला और दवाई की गोलियां अपने मुंह में भरनी शुरू कर दी। जायन ने उदासीनता से उसे देखा और एक शब्द भी नहीं कहा, उसे दवाई से भरने की अनुमति दी। ये करते हुए फैंग यू ने जायन से बहुत कम बात की और ध्यान करने के लिए आंखें बंद कर लीं, जहर को भंग करने के लिए दवाई की शक्ति का संचालन करने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोलीं और वह घबराहट के कगार पर दिखाई दिया। ये कैसे हो सकता है? मैंने जितनी भी एंटीडोट लिए हैं उनका कोई असर नहीं हुआ। ये किस तरह का अजीब जहर है?
जायन ने आराम से कहा, हालांकि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये 10 एब्सोल्यूट पॉइजन्स 10 एब्सोल्यूट पॉइजन्स में से एक, एगोनी पॉइजन एगनी पॉइजन प्रतीत होता है। फैंग यू का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया और वह चिल्लाकर बोला, एगोनी पॉइजन। सोचो, उन्होंने मेरे खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। वह पुराना गद्दार स्पष्ट रूप से कौम कबीले कौम क्लैन पर भरोसा कर रहा था। अफवाह थी कि कौम कबीले के पास वह जहर था। कौम कबीला। जायन का त्वरा एक क्षण के लिए हिला। रुको। फैंग यू को अचानक कुछ याद आया और उसने खुद को जायन की दिशा में मुड़ने के लिए ताकत इकट्ठी की, पूछते हुए, एगोनी पॉइजन को तुरंत मारना चाहिए था। मैं कैसे फिर से जाग पाया? जायन का भाव गंभीर हो गया और उसने सिनकनी भरी, ऐसा लगता है तुम्हें मेरे दयालुता के काम का पता नहीं है। अगर तुम्हारे पास मेरे सवालों के जवाब नहीं होते तो मैं तुम पर वास्ट एसेंस पिल बर्बाद नहीं करता। तुम्हारे गले में पड़ी उस चीज के कारण जहर को रोकने की वजह से तुम्हें अस्थायी तौर पर जीवन मिला है। अन्यथा ये तुम्हें तुरंत मार देता, किसी भी चमत्कारी दवा को तुम्हें जगाने से रोकते हुए। तुमने इसे छुआ। जब फैंग यू ने जायन को चांदी की चाबी का जिक्र करते हुए सुना तो वह चौंककर अपनी छाती की ओर देखा, इससे पहले कि जल्दी से शांत हो गया। मैं काफी उत्सुक था कि कैसे एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेतीकार इतनी लंबी अवधि तक एगोनी पॉइजन का विरोध करने में सक्षम था। स्वाभाविक रूप से मैं इस मामले की जांच करना चाहता था। हालांकि वास्ट एसेंस पिल केवल अस्थायी रूप से जहर को रोक रही है। एक दिन जहर तुम्हारे दिल पर हमला जारी रखेगा और तुम जरूर मरोगे। कुछ विचार करने के बाद फैंग यू ने घबराते हुए पूछा, वास्ट एसेंस पिल? मैंने सुना है कि यह एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ दवाई की गोली है। अगर मुझे उनमें से एक और गोली मिल जाए तो क्या मैं जहर को दबाना जारी रख पाऊंगा? जायन उसके सवाल से हैरान रह गया और ठंडे स्वर में जवाब दिया, ये तुम्हारी जान अस्थायी रूप से बचाने में सक्षम होगी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इसे शोधन के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? यह जहर को भंग करने की दवाई नहीं है, बल्कि कोर फॉर्मेशन खेतीकारों के लिए बाधाओं को तोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली कोई चीज है। यह बाजार में खरीदी जा सकने वाली चीज नहीं है। हालांकि जायन ने सीधे शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उसका मतलब स्पष्ट था। ये कोर फॉर्मेशन खेतीकारों के लिए खेती प्रगति की गोली है। हालांकि फैंग यू ने अनुमान लगाया था कि गोली कीमती होगी, लेकिन वह लाख टकों की तरह हैरान रह गया। हालांकि तुम्हारे जीने का एक तरीका है, जायन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह क्या है? बस तुम मेरी जान बचा लो, मैं किसी भी शर्त पर सहमत हूं। फैंग यू का मन उत्साह से भर गया और उसने जल्दी से बात कही। जायन हंसा और बोला, मैं तुमसे कोई इनाम नहीं चाहता, बस मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहता हूं। वह ठीक है, मैं अपनी पूरी समझदारी के साथ जवाब दूंगा। फैंग यू ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। जायन ने समझाया, विधि काफी सरल है। चूंकि एगोनी पॉइजन ने पहले ही तुम्हारे शरीर को बर्बादी के रास्ते पर सेट कर दिया है, तुम्हें बस अपना शरीर बदलना होगा। अतीत में 10 एब्सोल्यूट पॉइजन से पीड़ित खेतीकारों ने अपनी जान बचाने के लिए पोसेशन का उपयोग किया था। पोसेशन। फैंग यू ने कड़वा मुस्कान बनाया, जिससे जायन हैरान रह गया। जायन ने त्वरा उठाकर पूछा, क्या तुम्हें ये तरीका मंजूर नहीं है? थोड़ी हिचकिचाहट के बाद फैंग यू बड़बड़ाया, भाई हान की दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि पोसेशन दूसरों के लिए काम कर सकता है, मैं इस विधि का उपयोग नहीं कर सकता। जायन को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, तुम इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते? क्या ये हो सकता है कि तुम पहले ही? मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा, फैंग यू ने कड़वा मुस्कान के साथ कहा। मैंने पहले भी एक बार पोसेशन का उपयोग किया था। यह मेरा मूल शरीर नहीं है। जायन ने एक आह भरी और कंधे उचका दिए। उस स्थिति में तुम्हारे लिए कुछ भी बचा नहीं है। 10 एब्सोल्यूट पॉइजन्स का कोई इलाज नहीं है। फैंग यू के चेहरे पर अलर्म का भाव आया और उसने कड़वाहट से गिड़गिड़ाया, क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं है? भाई हान के पास बहुत ज्ञान है। क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आप इस पर और विचार करें? सोचने के लिए कुछ भी नहीं है, जायन ने सिर हिलाया। चूंकि 10 एब्सोल्यूट पॉइजन्स की प्रसिद्धि खेती की दुनिया में इतने समय तक बनी रही है, वाकई इन्हें भंग करने की कोई विधि नहीं है जिससे उन्हें 10 एब्सोल्यूट पॉइजन्स होने की प्रतिष्ठा मिली है। तो आपका मतलब है कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा? फैंग यू ने मौत के समान चेहरे के साथ कहा। बिल्कुल सही, जायन ने बिना भाव के जवाब दिया। भले ही तुम वास्ट एसेंस पिल लेते रहो, अंततः तुम इसके प्रभावों के प्रति प्रतिरोधी हो जाओगे और फिर भी मरोगे। अपने जीवन के आखिरी सहारे को पकड़ते हुए फैंग यू ने खुद को संभाला और कड़े भाव के साथ जायन को घूरते हुए पूछा, भाई हान के पास कितनी वास्ट एसेंस पिल्स हैं? क्या वे उन सभी को मुझे बेच सकते हैं? जायन ने त्वरा सिकोड़ा और फिर शांत स्वर में पूछा, क्या? साथ ही दाव फैंग उन्हें मुझसे खरीदना चाहते हैं। हालांकि मैं उन्हें बेचने को तैयार हूं, लेकिन मेरे पास ज्यादा नहीं है। तुम मेरे सवालों के जवाब देने के बाद इस मामले पर बात करना कैसा रहेगा? कृपया हिचकिचाहट न करें। अब जब मैं इस हालत तक पहुंच गया हूं, तो कुछ भी नहीं है जो मैं जवाब न दूंगा। फैंग यू ने उदासीन स्वर में जवाब दिया।
अच्छा, बहुत अच्छा, तुम अपनी पहचान बताओ। तुम सोआरिंग ट्राइब से नहीं हो बल्कि ग्रेट जिन के एक कुलीन परिवार से हो, है ना? फैंग यू ने जमीन पर गिरे हुए जेड पेंडेंट और अपनी गर्दन में पड़ी चांदी की चाबी को देखा। फिर उसने दांत पीसे और कहा, चूंकि आप पहले ही अनुमान लगा चुके हैं, तो ये पूछने की क्या जरूरत थी? जायन ने एक मध्यम मुस्कान बनाई और दूर के भाव के साथ कहा, फैंग ऑफ निंग का कौन सा निंग है? और फैंग कबीला कितना शक्तिशाली है? और कौन सा निंग हो सकता है? ये निश्चित रूप से ग्वान निंग प्रीफेक्चर का फैंग कबीला है। इसे एक महत्वपूर्ण गुट माना जा सकता है। फैंग यू ने जवाब दिया। ग्वान निंग प्रीफेक्चर, प्रांत राजधानी। जायन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ग्वान निंग नाम के कई प्रीफेक्चर हैं, लेकिन निंग का फैंग कबीला केवल लियो प्रांत में निवास करता है। फैंग यू ने एक अजीब भाव के साथ जवाब दिया। वह जायन के सवालों से थोड़ा भ्रमित दिखाई दे रहा था। जायन ने बेपरवाही से सिर हिलाया और फैंग कबीले के बारे में और कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय उसने जेड पेंडेंट की ओर इशारा किया और पूछा, तुमने यह वस्तु कैसे प्राप्त की? इसका मूल क्या है? ये पेंडेंट मेरे पिता से मुझे मिला था। ये फैंग कबीले का एक टोकन है। आप क्यों पूछ रहे हैं? फैंग यू ने हैरानी से कहा। जायन ने युवक की ओर देखा और संदेह के साथ पूछा, एक टोकन? क्या फैंग कबीले के सभी शिष्यों के पास एक उच्च श्रेणी का जादुई औजार टोकन के रूप में होता है? बिल्कुल नहीं, फैंग यू ने सिर हिलाया। पूरे फैंग कबीले में ऐसे केवल 4 टोकन हैं। इससे लगता है कि फैंग कबीले में तुम्हारा स्थान काफी ऊंचा है। मैं फैंग कबीले का सबसे बड़ा पुत्र हूं। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ होता तो मुझे कई दशकों बाद फैंग कबीले का मुखिया बनना चाहिए था। फैंग यू ने अपने होंठ भींचे और उसके चेहरे पर दर्द के भाव प्रकट हुए। जायन ने यह सुनकर कोई हैरानी नहीं जाहिर की। उसके साथ इतनी बड़ी समस्याएं होने का मतलब था कि फैंग कबीले में कुछ गड़बड़ हुई थी। हालांकि इसका जायन से कोई लेना देना नहीं था। इसके बजाय उसने फैंग यू को घूरते हुए अपने दिमाग में सबसे जरूरी सवाल पूछा, तुम्हारे फैंग कबीले का ग्रेट जिन के बौद्ध संप्रदायों के साथ क्या रिश्ता है? मत कहना कि तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हारे उस टोकन में एक गहरी बौद्ध आध्यात्मिक रोशनी है। फैंग यू कुछ क्षण के लिए खाली दिमाग से देखता रहा और फिर खुले दिल से जवाब दिया, बौद्ध संप्रदायों का हमारे फैंग कबीले के साथ वास्तव में एक रिश्ता है। हमारे पूर्वजों में से एक ग्वान निंग के 1000 लाइट टेम्पल का एक गृहस्थ शिष्य था, जो विशाल गोल्ड सिफ्टिंग सेक्ट की एक शाखा है। हमारे फैंग कबीले ने मूल रूप से एक बौद्ध तकनीक की खेती की थी, लेकिन जब से 1000 लाइट टेम्पल कई 100 साल पहले लियो प्रांत से चला गया, हमने अपनी खेती कला को कन्फ्यूशियन वाले में बदल लिया। जायन ने यह सुनकर खुशी महसूस की। हालांकि उसे 1000 लाइट टेम्पल के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसने गोल्ड सिफ्टिंग सेक्ट के बारे में सुना था। ये ग्रेट जिन के 4 महान संप्रदायों में से एक था। ऐसा लग रहा था कि फैंग कबीले ने अतीत में वास्तव में बौद्ध तकनीकों की खेती की थी। क्या तुम इनमें से कोई बौद्ध तकनीकें जानते हो? जायन ने पूछा। एक क्षण के हिचकिचाने के बाद फैंग यू ने जवाब दिया, मैं बौद्ध तकनीकों की खेती नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं कोई मंत्र नहीं जानता। हालांकि हमारे फैंग कबीले ने इनमें से कुछ तकनीकों को संरक्षित रखा है। उसे आश्चर्य था कि इस रहस्यमयी व्यक्ति की नज़र इन बौद्ध तकनीकों पर थी। जबकि बौद्ध तकनीकें अपने अंतिम चरणों में खेती करने पर अत्यंत शक्तिशाली होती हैं, उनकी खेती की गति बहुत धीमी होती है। ग्रेट जिन की खेती की दुनिया में भी कुछ लोग ही बौद्ध तकनीकों की खेती करने की पहल करने को तैयार होते हैं। मोनाक सोल डाइवर्जेंस ने तब कहा, युवक जायन, पूछो कि क्या उसके पूर्वज ने अपने शरीर के भीतर एक क्रिस्टल रिलिक की खेती की थी। केवल क्रिस्टल रिलिक वाले बौद्ध खेतीकार ही दुष्ट क्यू को भंग करने की विधियों की खेती करने में सक्षम होते हैं। ग्रेट जिन की अपनी यात्रा की तैयारी में जायन ने कुछ रिकॉर्ड पढ़े थे जिनमें क्रिस्टल रिलिक के विषय पर चर्चा हुई थी। क्रिस्टल रिलिक बौद्ध खेतीकारों की एक विशेषता है। इनकी उपस्थिति का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता। कुछ कोर फॉर्मेशन चरण के दौरान प्रकट होते हैं और कुछ नेसेंट सोल चरण के दौरान शोधित किए जाते हैं। बाहरी खेतीकारों के लिए वे काफी रहस्यमय अस्तित्व थे। हालांकि क्रिस्टल रिलिक कई गहरी बौद्ध तकनीकों और क्षमताओं की खेती के लिए आवश्यक था। इस कारण अन्य संप्रदायों के खेतीकार, भले ही उनकी खेती कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, क्रिस्टल रिलिक वाले बौद्ध खेतीकारों से काफी डरते थे। जायन मोनाक सोल डाइवर्जेंस के सुझाव से सहमत हुआ और फैंग यू से इसके बारे में पूछा। क्रिस्टल रिलिक। फैंग यू ने त्वरा से कहा, मेरे पूर्वज ने अतीत में एक की खेती की थी, लेकिन अपनी खराब योग्यता के कारण वह नेसेंट सोल चरण की बाधा को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सका। इस प्रकार वह मन हार कर निंग का फैंग कबीला स्थापित करने लगा। जायन के उत्साह में वृद्धि हुई। ऐसा लग रहा था कि उसका भाग्य काफी अच्छा था। वह ग्रेट जिन में गहराई से खोज किए बिना दुष्ट क्यू को भंग करने की एक तकनीक पा सकता था। इस विचार के साथ जायन मुस्कुराया और बोला, अब मेरे तुमसे एक आखिरी सवाल है। फैंग यू ने जबरदस्ती की मुस्कान बनाई और कहा, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया पूछें। उन्होंने तुम जैसे एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेतीकार से निपटने के लिए एगोनी पॉइजन का उपयोग क्यों किया?
10 एब्सोल्यूट पॉइजन्स दुर्लभ दवाइयों की गोलियों से भी ज्यादा कीमती हैं। अगर वे तुम्हें जीवित पकड़ना चाहते थे तो वे इसका उपयोग नहीं करते। उस कोर फॉर्मेशन खेतीकार के लिए एगोनी पॉइजन जैसी अत्यधिक चीज का उपयोग करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए दिए गए तुम्हारी खेती में अंतर को। फैंग यू ने ये सुना और उसका चेहरा उदास हो गया। वह गद्दार फैंग ज़ेन एक भटकता हुआ डेविल दाओ खेतीकार था जिसे हमारे फैंग कबीले ने पहले गोद लिया था। चूंकि उसने एक विशेषज्ञ को नाराज कर दिया था और उसका शिकार किया जा रहा था, उसने हमारे फैंग कबीले के सामने समर्पण कर दिया, यहाँ तक कि हमारा नाम लेने की भी पेशकश की। मेरे दादा ने उस गद्दार को शरण दी क्योंकि हमारा कबीला उस समय समृद्ध था। चूंकि उसे अतीत में स्वारिंग ट्राइब्स के साथ हमारे संबंधों को संभालने के लिए भेजा गया था, मैं मूल रूप से उसे ढूंढने के लिए यहाँ आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसे कौम कबीले द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया था। फिर उसने मुझे बाहर बुलाया और कौम कबीले के एगोनी पॉइजन का उपयोग किया क्योंकि उसके शरीर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फैंग कबीले के प्रत्यक्ष वंशज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर पर उसकी खेती को रोकने में सक्षम होते हैं। अगर उसने मुझ पर जहर का उपयोग करके छलपूर्वक हमला न किया होता तो मैं इतना बेबस नहीं होता। जायन ने सिर झुकाया और सोच में डूब गया। तो ये बात थी। कहा जाता है कि एगोनी पॉइजन का कोई गंध या रंग नहीं होता। जैसे ही कोई कमजोर खेतीकार इसे छूता है वह तुरंत कोमा में चला जाता है। कौम कबीला तुम्हारे कबीले का बड़ा दुश्मन लगता है। बिल्कुल सही, फैंग यू ने त्योरी चढ़ाई। कौंग, झांग, जिन और फैंग कबीले ग्वाननिंग प्रीफेक्चर के 4 महान कुलीन खेती कबीले हैं। मूल रूप से हम सभी तटस्थ पक्ष थे, लेकिन जब हमारा फैंग कबीला शक्ति में कमजोर पड़ा तो कौम कबीले ने अचानक अन्य 2 कबीलों के साथ गठबंधन किया और फैंग कबीले पर अनजाने में हमला कर दिया। फैंग यू अपने कबीले की स्थिति खोने और अब मौत के कगार पर होने के बाद विभिन्न जनजातियों में घूम रहा था। इन तीनों कबीलों के प्रति उसके मन में घृणा होना स्वाभाविक था। मुझे कुलीन कबीलों के बीच के झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम्हारा जवाब मुझे संतोषजनक है। अब चलो वास्ट एशियन स्पिल के मामले पर बात करते हैं। मेरे पास इन दवाइयों की गोलियों के केवल लगभग 10 ही हैं, जो तुम्हारी जान को लगभग 10 दिनों तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि इनमें से प्रत्येक दवाई की गोली की कीमत हजारों आत्मा पत्थरों के बराबर है। क्या तुम वाकई इन्हें खरीदने में सक्षम हो? हजारों आत्मा पत्थर। हालांकि फैंग यू ने अनुमान लगाया था, फिर भी वह चौंक गया। यह एक उच्च श्रेणी के जादुई औजार की कीमत थी। ठीक है, मैं इसे खरीद लूंगा। फैंग यू दांत पीसकर सहमत हो गया। तुम्हारे पास इतने सारे आत्मा पत्थर हैं? जायन ने त्वरा उठाया और रहस्यमय मुस्कान के साथ फैंग यू की जांच की। मेरे पास इतने अभी हाथ में नहीं हैं, लेकिन मैं फैंग कबीले की गुप्त गुफा की चाबी को जमानत के रूप में रख सकता हूँ। फैंग यू ने अपने गले में पड़ी चांदी की चाबी उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सौंप दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही फैसला कर लिया था। फैंग कबीले की गुप्त गुफा। जायन चांदी की चाबी को घूरता रहा और उसने इसे तुरंत नहीं लिया। बिल्कुल सही, फैंग यू ने जवाब दिया। यह एकमात्र जादुई औजार है जो 1000 साल से अधिक समय से फैंग कबीले के गुप्त संग्रह को खोल सकती है। फैंग कबीले के प्रत्यक्ष वंशज होने के नाते फैंग कबीले के एल्डर्स ने मुझे आपदा के समय चाबी लेकर भागने के लिए कहा था। हालांकि मैं खुद कभी वहां नहीं गया हूं, लेकिन संग्रह में कई 10,000 आत्मा पत्थर होने चाहिए। तुम उस चाबी को जमानत के रूप में रख रहे हो? जायन ने भावहीन स्वर में पूछा। मैं कैसे बता सकता हूं कि यह असली है या नहीं? और अगर यह असली भी है तो क्या मतलब यह है कि तुम्हारा फैंग कबीले में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है? वापस किस चीज का? फैंग यू ने उदासीन स्वर में कहा। जहां तक मुझे पता है, केवल कुछ सेवक और शाखा शिष्य भागने में कामयाब रहे। मैं अब शेष बचा एकमात्र प्रत्यक्ष वंशज हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अकेले इन मैदानों में घूमने के बजाय अपने अन्य कबीले के सदस्यों से फिर से मिल गया होता। अगर मैं मर गया तो फैंग कबीले की खून की रेखा समाप्त हो जाएगी और गुप्त संग्रह को अंततः कौम कबीला ढूंढ लेगा, जिससे केवल उनका ही फायदा होगा। इस प्रकार अपनी जान बचाने के लिए इसे खर्च करना बेहतर होगा। अगर मैं 10 दिनों में इस जहर को भंग करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाया तो मैं गुप्त संग्रह तुम्हें छोड़ दूंगा, जो कि कौम कबीले द्वारा पाए जाने से बेहतर भाग्य होगा। इसके अलावा वे बौद्ध तकनीकें जिनमें साथी दाओ हान की इतनी रुचि है, उस गुप्त गुफा में भी मिलेंगी। जायन ने लंबे समय तक चुपचाप सोचा और फिर बोला, ठीक है, तुम चाबी को दवाइयों की गोलियों के लिए जमानत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें मुझे अपनी आत्मा खोजने सोल सर्च की अनुमति देनी होगी ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि गुप्त संग्रह और बौद्ध तकनीकों का मामला सच है या नहीं। मैं एक ऐसी गुफा में यात्रा करने के लिए इच्छुक नहीं हूं जो मौजूद भी न हो। आत्मा खोजना, क्या ये केवल नेसेंट सोल खेतीकारों के द्वारा संभव है? ये कैसे संभव होगा? फैंग यू का चेहरा पीला पड़ गया और उसके चेहरे पर डर के भाव थे। जबरदस्ती आत्मा खोजने के लिए नेसेंट सोल खेती की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर इसे एक तकनीक के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के साथ समन्वय किया जाए तो ये बहुत मुश्किल नहीं होगा।
इसके अलावा ये गुप्त तकनीक सामान्य आत्मा खोजने की तकनीकों से अलग है। हालांकि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेतीकार जटिल विषयों के माध्यम से खोज नहीं कर सकते, लेकिन यह आसानी से सत्यापित कर सकते हैं कि कुछ सच है या झूठ। जायन ने होंठ बनाए और जल्द ही अपने सफेद दांतों को मुस्कान में प्रकट किया, जिसमें एक ठंडी चमक थी। फैंग यू ने ये देखा और उसका दिल कांप गया। एक कुलीन कबीले के शिष्य होने के नाते वह आत्मा खोजने से बहुत डरता था और सामान्य परिस्थितियों में इतने खतरनाक मामले पर सहमत नहीं होता। लेकिन जब उसने अपना सिर झुकाया और अपनी जहरीली त्वचा को देखा तो वह खुद को बेबस पाया। फैंग यू ने अपनी मुट्ठियां कसी और एक गहरी सांस लेने के बाद फैसला किया, ठीक है, मैं तकनीक का तुम्हारे साथ समन्वय करूंगा। हालांकि तुम केवल बौद्ध तकनीकों और गुप्त भंडार से संबंधित मामलों की खोज कर सकते हो। मैं तुम्हें कुछ और देखने नहीं दूंगा। जरूर, मुझे तुम्हारे अन्य मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि हम एक समझौते पर आ गए हैं, चलो कहीं अधिक एकांत स्थान पर चलते हैं। ये जगह बहुत खुली है। जायन मुस्कुराया और फैंग यू की ओर अपनी आस्तीन का झटका उसकी सहमति का इंतजार किए बिना मारा। नीली रोशनी का एक झोंका फैंग यू के चारों ओर बहा और उसे उसी समय पकड़ लिया जब वह गिरने ही वाला था। फिर नीली रोशनी उसकी कमर के चारों ओर लिपट गई और वह जमीन से तैरने लगा। हालांकि जायन की खेती को सील कर दिया गया था, फिर भी उसके पास जादुई शक्ति पर उत्कृष्ट नियंत्रण था, जो एक साधारण फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेतीकार की क्षमता से कहीं आगे था। उसी क्षण उसकी दूसरी नेसेंट सोल जंगल से बाहर निकली और जायन के सामने पुनः प्रकट हुई, एक हाथ में त्रिनुकीला दांव और दूसरे हाथ में बैंगनी वस्त्रधारक बूढ़े आदमी की प्राथमिक आत्मा प्राइमल सोल थी। जायन ने बूढ़े आदमी की प्राथमिक आत्मा की ओर एक नजर डाली और भावहीन स्वर में कहा, इसका कोई उपयोग नहीं है, इसे मार दो। जब दूसरी नेसेंट सोल ने जायन को सुना तो वह मुस्कुराई और प्राथमिक आत्मा को मजबूती से पकड़े रहा, इससे पहले कि उसने अपने छोटे हाथ से एक काला हरा लौ निकाली। हरी गेंद ने थोड़े क्षण के लिए कांपा और फिर राख में बदल गई। उसी क्षण जायन ने अपनी उंगली झटका और एक अंडे के आकार का अग्नि गोला बूढ़े आदमी के कुचले हुए अवशेषों पर प्रहार किया, उन्हें एक धधकती हुई अंत्येष्टि क्रमेशन दिलाते हुए। जल्द ही जायन ने जमीन की ओर हाथ हिलाया और बूढ़े आदमी का भंडार पाउच और छोटी अग्नि लाल तलवार उसके हाथ में उड़ गए। फिर आसपास क्या हुआ था उसके बाकी निशानों को साफ करने के बाद जायन ने फैंग यू को आकाश में ले गया, इससे पहले कि उसे चट्टानों के मैदान में उतार दिया जहां उसने अपना अस्थायी आश्रय स्थापित किया था। अब जबकि उसकी खेती प्रतिबंधित थी, उसे सावधान रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अतिरिक्त जायन इस बात पर विशेष रूप से उदास था कि वह अपनी अत्यधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रियों को नियोजित नहीं कर पा रहा था। ये देर नेसेंट सोल खेतीकार के स्तर पर थी, लेकिन उसने इसका अधिकांश हिस्सा छिपाने का पहल की थी। अगर कोई ग्रैंड एल्डर या कोई अन्य नेसेंट सोल खेतीकार जिनकी आध्यात्मिक इंद्रियां मजबूत थीं, उसे महसूस कर लेते तो यह निश्चित मौत होती। परिणामस्वरूप उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को केवल पास के क्षेत्र को कवर करने के लिए वापस खींच लिया, जिससे कोई भी घूमने वाला उच्च श्रेणी का सोआरिंग ट्राइब का खेतीकार इस पर ध्यान न दे सके। जब जायन अपने गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स का पालन करते हुए पकड़ा गया था, वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के एक हिस्से को आराम दे रहा था और लापरवाह हो गया था। फिर जैसा कि हुआ, एक मध्य नेसेंट सोल सोआरिंग ट्राइब का खेतीकार लगभग 10 किलोमीटर दूर एक राक्षस पक्षी का पीछा कर रहा था जिसकी गति देर नेसेंट सोल खेतीकार के बराबर थी। अगर जायन उस समय सतर्क भी होता तो वह अपने गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स को समय पर वापस नहीं रख पाता और विनाश से दो चार होता। एक मध्य नेसेंट सोल खेतीकार जो आंदोलन तकनीकों में कुशल था, कायंडले स्काई प्लेन्स जैसे विशाल स्थान पर उससे मुलाकात हो जाना, वह सच में बदकिस्मती थी। और वह इस पर विश्वास करता था कि अगर दोनों पक्ष एक दूसरे की क्षमताओं को समझते तो उनके बीच लड़ाई नहीं होती। हर बार जब जायन इसे याद करता तो वह खुद को न जाने हंसे या रोए। अब उसे दुष्ट क्यू के बैकलैश के कारण उसकी अधिकांश जादुई शक्ति सील हो गई थी, और उसके विरोधी के साथ विभाजित नेसेंट सोल में से केवल एक ही उससे भागने में कामयाब हुआ था। संभवतः उसे खेती में भारी नुकसान हुआ था और उसे ठीक होने में काफी समय लगेगा। ... अगले दिन जायन शिविर में लौट आया। जब वह पहुंचा था उस समय की तुलना में वहां कम तंबू थे। ऐसा लग रहा था कि कई जनजातियों ने आराम कर लिया था और अपना रास्ता जारी रख दिया था। जब जायन ने ग्रे हेरॉन ट्राइब को ढूंढा तो वे पहले से ही जाने के लिए तैयार थे और जायन के लौटने का इंतजार कर रहे थे। यंग लू प्रसन्न हुआ जब उसने जायन को देखा और उसे जल्दी से एक गाड़ी में बैठाया। फिर उसने एस्कॉर्ट को शिविर के दूसरी तरफ से निकलने का आदेश दिया। जायन अपनी गाड़ी में बैठा और सोने की तैयारी में धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत गाड़ी शिविर से निकलते ही अचानक रुक गई। जायन ने त्वरा सिकोड़कर आंखें खोलीं, पर्दे उठाने के बजाय बस थोड़ी सी आध्यात्मिक इंद्रियां बाहर छोड़ीं। जल्द ही विभिन्न अन्य जनजातियों के एस्कॉर्ट प्रकट होने लगे और उनके नेताओं ने यंग लू को अभिवादन करते हुए पुकारा और काफिले के सामने ग्रे हेरॉन ट्राइब के साथ जुड़ गए। उस क्षण जायन को एहसास हुआ कि जब वह अनुपस्थित था, ग्रे हेरॉन ट्राइब ने किसी प्रकार का गठबंधन बना लिया था।
इन गाड़ियों के अपने खेती कारगार थे, लेकिन उनकी खेती हास्यास्पद रूप से कम थी। 2 जनजातियों में तो केवल क्यू कंडेंसेशन चरण के खेतीकार थे। सोआरिंग ट्राइब्स के कहने के अनुसार क्यू कंडेंसेशन खेतीकारों को सच्चे अमर नहीं माना जाता था। ये भी अज्ञात था कि इन जनजातियों को ये खेतीकार कैसे मिले। जायन की सील की गई खेती के बावजूद काफिले के गार्डों में उसी की खेती सबसे ऊंची थी। जायन ने अपनी ठोड़ को थपथपाया और फिर एक कड़वा मुस्कान बनाते हुए सिर हिलाया। उसके देखने के अनुसार इस यात्रा में अधिक जनजातियां होना किसी भी मदद के बजाय उन्हें केवल परेशान करेंगी। फिर रेड वुल्फ ट्राइब आ धमका। जब जायन ने ये देखा तो उसका भाव बदला और उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को छोड़ने का सोचा, लेकिन अचानक एक बहुत ही मध्यम आध्यात्मिक इंद्रिय काफिले के चारों ओर घूम गई। अगर जायन की आध्यात्मिक इंद्रियां बहुत शक्तिशाली न होती तो संभवतः वह इसे महसूस भी न कर पाता। जायन का चेहरा बदल गया और बिना देर किए उसने अपनी ऊर्जा को छिपा लिया। जैसा कि अपेक्षित था, आध्यात्मिक इंद्रिय की धागा पूरे काफिले से गुजरा और फिर मौजूद खेतीकारों का निरीक्षण करने पर ध्यान केंद्रित किया। एक क्षण बाद जायन खड़ा हुआ और चक्कर लगाने लगा, अंततः अपनी गाड़ी के अंदर रहने का फैसला किया। जायन ने एक उदास भाव के साथ अपने प्रस्थान करते समय शिविर को देखा। उस क्षण 3 सोआरिंग ट्राइब के खेतीकार शिविर में पत्थर की संरचना की दूसरी मंजिल पर खड़े थे। वे सभी जायन के काफिले की दिशा में देख रहे थे। गंजे बूढ़े आदमी ने अचानक आश्चर्य की चीख मारी और उसने एक परेशान भाव के साथ आंखें खोलीं। उसके पीछे खड़े बड़े मध्यम आयु वाले आदमी का चेहरा बदल गया और उसका चेहरा तन गया, पूछते हुए, वरिष्ठ यंग, क्या आपने उसे ढूंढ लिया है? गंजे बूढ़े आदमी ने सिनकनी भरी और बड़े आदमी को नाराजगी भरी नजर से देखा। शांत रहो, यह विदेशी खेतीकार नहीं था। उनमें से एक व्यक्ति को तीव्र रूप से जहर दिया गया था और जहरीली क्यू से घिरा हुआ था। मुझे हैरानी हो रही है कि वह अभी भी जीवित कैसे है। बड़े आदमी के पास खड़ी महल की पोशाक पहने महिला मुस्कुराए और समझाया, वरिष्ठ मार्शल अंकल, भाई ली बस थोड़े चिंतित थे। वरिष्ठ मार्शल अंकल को शायद विदेशी खेतीकार से कोई डर नहीं होगा, लेकिन आप मौजूद एकमात्र नेसेंट सोल खेतीकार हैं। ये देखते हुए कि यह व्यक्ति कितना खूंखार है, लड़ाई में कई छोटी जनजातियां और मामूली खेतीकार फंस जाएंगे, और जबकि आप अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों की देखभाल नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी चिंताओं को माफ करेंगे। बूढ़े आदमी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अगर वह घायल नहीं होता तो मेरे 3 होने के बावजूद भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन अब जबकि उसे ग्रैंड एल्डर के एलिमेंटल इमोर्टल वेस्ट पाम से चोट लगी है, अब कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। अभी मुझे बस इस क्षेत्र पर नजर रखना है और विदेशी खेतीकार को चुपके से भागने से रोकना है। हमारी जनजाति को इतने सारे गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स के पालन की उसकी विधि हासिल करनी ही होगी। इस प्रयास में उसे ढूंढने की उम्मीद में पास के सभी शिविरों में एक नेसेंट सोल खेतीकार को तैनात किया गया है। जब हम एक अटल जाल बिछा देंगे और स्पिरिट रिलीज का दिन समाप्त होगा, संत और 2 ग्रैंड एल्डर्स पास के मंदिर में मिलेंगे और पवित्र अवशेष का उपयोग करके पवित्र जानवर का एक प्रतिरूप एपरेशन बुलाएंगे। फिर उसकी शक्ति की सहायता से हम जल्दी से पता लगा लेंगे कि यह विदेशी खेतीकार कहाँ छिपा है। उसके लिए भागना असंभव होगा। महल की पोशाक पहने महिला ने राहत की सांस ली और कहा, तो ऐसा था। मुझे आश्चर्य था कि हमें हमारे आदेश मिलने के बाद कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं कहा गया। बूढ़े आदमी ने सिनकनी भरी और कहा, तुम किसे मूर्ख समझ रहे हो? हालांकि कोई भी तुम पर दोष नहीं लगा रहा है। हालांकि वह भारी घायल है, फिर भी तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अन्य क्षेत्रों से भेजे गए खेतीकारों ने भी ज्यादातर उसी तरह व्यवहार किया। हम सच में यह विश्वास नहीं करते थे कि तुम उसे छिपने से बाहर डरा सकोगे। आखिरकार विदेशी खेतीकार की आंदोलन तकनीकें असाधारण हैं। न केवल वह धरती की गति तकनीकों में कुशल है, बल्कि उसने वह अजीब खूनलाल बचाव तकनीक का भी उपयोग किया। अगर उसे खोज लिया जाता तो बिना ग्रैंड एल्डर के मौजूद रहने पर हम उसे रोक नहीं पाते। इसके अलावा मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है, उसके बावजूद तुम्हें अभी भी सतह पर अपने आदेशों का पालन करना होगा और कभी कभी पास के क्षेत्र की जांच करनी होगी। जी। बड़े मध्यम आयु वाले आदमी और महल की पोशाक पहने महिला ने एक दूसरे की ओर देखा और खुशी से सहमत हो गए। आखिरकार वे स्थिति से निपटने के तरीके को लेकर थोड़े चिंतित थे। अब जब उन्हें पुष्टि हो गई तो उन्हें बहुत राहत महसूस हुई। ओह हाँ, वरिष्ठ यंग, चूंकि आपने काफिले में जहरीले व्यक्ति को अजीब पाया, क्या आप चाहते हैं कि वह पीछे रह जाए ताकि आप उससे पूछताछ कर सकें? बड़े आदमी ने खुशामद करने के लिए कहा। वह बूढ़े आदमी का दिल हिला और उसने सोचने के लिए अपनी दाढ़ी को थपथपाया। फिर उसने हाथ हिलाया और कहा, इसे छोड़ दो। यह कोई रहस्य नहीं है कि अगर उसके पास कोई जहर रोकने वाले खजाने थे या उसने कुछ दवाइयां ली थी तो वह जीवित रह सकता है। हालांकि ये दर्शाता है कि उसके पीछे कोई वरिष्ठ का समर्थन है। मेरा अनुमान है कि उसकी मृत्यु होने में केवल कुछ दिन बाकी हैं। ये परेशानी का सबब बन सकता है अगर वह हमारे पास मर जाए। जी, जैसा आप कहते हैं।
बड़े आदमी ने शर्मिंदा होकर कहा। उसका खुशामद करने का प्रयास विफल हो गया था। उसी क्षण बूढ़े आदमी ने काफिले की दिशा में एक और नजर डाली और अनजाने में त्वरा से कोड़ा। जब उसने पहली बार काफिले से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को घुमाया तो उसने एक खेतीकार के शरीर को महसूस किया जो एक असाधारण प्रतिबंध के प्रभाव में था, लेकिन वह सनसनी बहुत संक्षिप्त थी। दूसरी बार जब उसने काफिले की जांच की तो वह इसका कोई निशान नहीं पा सका। इस अजीब घटना ने उसे हैरान कर दिया और उसे हिचकिचाहट हुई। बूढ़े आदमी के अजीब खोज से केवल दो ही निष्कर्ष निकलते थे, या तो उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय भ्रम में थी, या वहां एक ऐसा खेतीकार था जिसकी आध्यात्मिक इंद्रियां उससे कहीं श्रेष्ठ थीं, जो संभवतः वही विदेशी खेतीकार था। परिणाम कुछ भी हो, दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं थीं। पहली संभावना के लिए इससे उसके दो जूनियर्स के सामने उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा और उसकी बदनामी होगी, लेकिन दूसरी संभावना आपदा का कारण बन सकती थी। जबकि उसने ये दिखावा किया कि घायल विदेशी खेतीकार को पकड़ना एक आसान काम होगा, वह उन खेतीकारों में से एक था जिन्होंने जायन को रोकने की लड़ाई में भाग लिया था और उसकी भव्य क्षमताओं को आतंकी नजर से देखता था। जायन के खिलाफ लड़ाई में मारे गए नेसेंट सोल खेतीकारों के शरीर बैंगनी बर्फ में बदल गए थे और उनकी नेसेंट सोल बाद में जम गए थे, एक दृश्य जो बूढ़े आदमी के दिमाग में अभी भी ताजा था। भले ही विदेशी खेतीकार घायल था, उसका अनुमान था कि विदेशी खेतीकार आसानी से उसे अपने साथ मिलकर नष्ट कर सकता था। चूंकि पास में कोई अन्य नेसेंट सोल खेतीकार नहीं था और मौत की एक स्पष्ट संभावना थी, उसे यह पुष्टि करने का मन नहीं था कि खतरा सच है या नहीं। किसी भी हाल में स्पिरिट रिलीज के दिन के बाद ग्रैंड इमॉर्टल्स और संत व्यक्तिगत रूप से इस व्यक्ति से निपटेंगे। अपने दिल को डर से भरे हुए गंजे बूढ़े आदमी ने एक आह भरी और काफिले का पीछा करने का फैसला नहीं किया। अगर वह 200 साल छोटा होता तो शायद वह जोखिम उठाता, लेकिन अब जबकि वह अपने जीवन के अंत के करीब था, वह अपने पास बचे समय को कीमती समझता था। गंजे बूढ़े आदमी ने काफिले को दूर जाते हुए घूरा जबकि वह स्थिर खड़ा रहा। उसके पीछे खड़ी जोड़ी ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वे इसके बारे में पूछें। ... जब काफिला 10 किलोमीटर दूर पहुंच गया तो जायन को राहत की एक लहर महसूस हुई। शिविर में उन्हें देखने वाली आध्यात्मिक इंद्रिय का मालिक उनका पीछा नहीं कर रहा था। हालांकि जायन ने आध्यात्मिक इंद्रिय की खोज का तुरंत जवाब दिया था, लेकिन वह अपनी खेती में कमी आने के कारण अभ्यस्त नहीं था और उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को थोड़ी देर के लिए देर तक वापस खींचा। उसे यकीन नहीं था कि उसने वाकई खुद को छिपा लिया था। और ये देखते हुए कि आध्यात्मिक इंद्रिय कितनी अस्पष्ट थी, ये स्पष्ट था कि मालिक ने एक गुप्त तकनीक की खेती की थी। उसका दिल अभी के लिए थोड़ा शांत हो गया और उसने अपनी ऊर्जा को छिपाना जारी रखा, लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। आधे दिन से अधिक यात्रा करने के बाद जायन को राहत की लहर महसूस हुई और उसने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को छोड़ना शुरू किया, 10 किलोमीटर से अधिक के परिधि को कवर करते हुए। यह महसूस करते हुए कि कुछ भी असाधारण नहीं था, जायन ने अपने हाथ के एक झटके से बैंगनी वस्त्र धारक बूढ़े आदमी का भंडार पाउच बुलाया और सफेद रोशनी की एक चमक में उसकी सामग्री को बाहर उड़ेल दिया। जायन ने वस्तुओं के ढेर पर नजर दौड़ाई और एक छोटी बोतल अपने हाथ में ले ली। उसने इसे खोला और सूंघने के बाद सिर हिलाकर एक तरफ रख दिया। फिर उसने एक और बोतल ली और वही किया मानो वह कुछ ढूंढ रहा हो। अंततः जायन ने एक आम सी हरी बोतल का ढक्कन खोला। उसे यह पहचानने से पहले कि यह क्या था, बैंगनी धुंध का एक धागा बाहर निकला। जायन का भाव गंभीर हो गया और उसने मुंह खोलकर नीली रोशनी की एक गेंद थूकी। बैंगनी क्यू के धागे ने रोशनी को लपेट लिया, इसे जल्दी से काला करते हुए। जायन का चेहरा बदल गया। नीली रोशनी के पूरी तरह खराब होने से पहले जायन ने जबरदस्ती रोशनी पर फूंक मारी और इसे बोतल में धकेल दिया, इससे पहले कि जल्दी से इसे सील कर दिया। फिर उसने राहत की सांस ली। उसकी कार्रवाई व्यर्थ नहीं गई थी। उसने शेष एगोनी पॉइजन प्राप्त कर लिया था, जो एक काफी महत्वपूर्ण लाभ था। 10 एब्सोल्यूट पॉइजन शायद ही कभी मिलते थे। कौम कबीला इतनी दुर्लभ चीज के मालिक होने के कारण निश्चित रूप से एक असाधारण शक्ति होना चाहिए। उसने सावधानीपूर्वक बोतल को अपने भंडार पाउच में रख दिया और फिर आवेग के अनुसार आध्यात्मिक इंद्रिय की एक धागा छोड़ा, रेड वुल्फ राइड की गाड़ियों में से एक के अंदर झांकते हुए। फैंग यू उस समय दोनों हाथों से एक मुट्ठी भर मोती पकड़े हुए था और आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। काली क्यू उसकी आंखों से उसके हाथों में मोती की ओर बह रही थी, जिससे मोती काली रोशनी के साथ चमकने लगा। उसके सामने दवाइयों की बोतलों का एक ढेर था, लेकिन उनमें से अधिकांश खुली हुई थीं और यहां तक कि कुछ गोलियां पास में बिखरी हुई थीं। जायन ने इस दृश्य को देखकर सिर हिलाया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को वापस ले लिया। हालांकि यह मोती जहरीली क्यू को अवशोषित करने में सक्षम किसी असाधारण खजाने जैसा दिख रहा था, लेकिन ये पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। अवशोषित जहरीली क्यू की जगह जल्द ही उसके शरीर के अंदर से एगोनी पॉइजन ले लेगा और उसके प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। ये सिर्फ एक भ्रम था कि वह महज 10 दिनों में जहर से छुटकारा पा लेगा। इस विचार के साथ जायन ने आंखें बंद कर लीं और ध्यान में डूब गया। 8 दिन बाद
दो कम श्रेणी के आयरनहूफ बीस्ट्स के अलावा सड़क शांत रही। उनका सामना लापरवाही के एक पल में काफिले से हुआ, जिससे काफिले के खेतीकारों को खुशी हुई, लेकिन फैंग यू, जायन और एक अन्य खेतीकार शिकार में शामिल नहीं हुए। उस खेतीकार ने जिसने कार्रवाई नहीं की थी, जायन का ध्यान आकर्षित किया, और जब जायन ने उसे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से जांचा तो उसे पता चला कि युवक सिर्फ एक मेहनती फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेतीकार था जो खेती में डूबा हुआ था। जायन ने उसे कुछ और बार जांचने के बाद उसमें रुचि खो दी। जहां तक फैंग यू का सवाल था, वह जहर से छुटकारा पाने के अपने कई प्रयासों में विफल रहा था और वह पागल हो गया था। उसके चेहरे पर कभी कभी निराशा दिखाई देती थी। उसके काले बाल धीरे धीरे सफेद होने लगे थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वह फैंग कबीले का एकमात्र वंशज था और उसके रक्तवंश की मौत के करीब आने पर वह पूरी तरह से बेबस था। उसने जो कुछ भी सहा, वह एक साधारण व्यक्ति के सहने से कहीं अधिक था। अब उसके समय समाप्त होने में केवल 3 दिन बाकी थे। वैसे भी जायन ने 2 दिन पहले मोनाक सोल डाइवर्जेंस द्वारा दिए गए मंत्र को समझना पूरा कर लिया था। उसे बहुत आत्मविश्वास मिला क्योंकि अब उसे नेसेंट सोल खेतीकारों द्वारा घेरे जाने का कोई डर नहीं था। एक दिन जब रात पड़ने वाली थी, कई 100 लोगों का काफिला एक नदी के किनारे रुका जो लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी थी और उन्होंने रात के लिए आश्रय बनाया। विभिन्न जनजातियों ने अपने चारों ओर बोनफायर्स जला लिया था और पशुओं को भून रहे थे। जब जायन ने बहते हुए पानी की आवाज सुनी तो उसका दिल हिला और वह गाड़ी से बाहर निकला। यंगशान नाम की युवती सूखे मांस का एक टुकड़ा खा रही थी जब जायन अचानक बाहर निकला। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने मांस को एक तरफ फेंक दिया और आदर से जायन को सलाम किया, बोलती हुई, महोदय अमर, क्या आपका कोई आदेश है? चूंकि यह लंबी यात्रा के दौरान पहली बार था जब जायन गाड़ी से बाहर निकला था, वह घबरा गई थी और थोड़ी घबराहट महसूस कर रही थी। जायन ने युवती के सुंदर चेहरे पर एक नजर डाला और उसने उस मांस को देखा जिसे उसने एक तरफ फेंका था, फिर कहा, मेरा कोई आदेश नहीं है। मैंने गाड़ी के अंदर काफी ध्यान किया है और सोचा कि मैं इधर उधर एक नजर मार लूं। वह कुछ हद तक क्या कहने को न समझते हुए युवती ने प्रस्ताव रखा, अमरहान, क्या मैं आपके लिए कुछ ताज़ा पानी लाऊं? जायन ने पास की नदी की ओर देखा और सिर हिलाया। वह अच्छा रहेगा, हालांकि मुझे खाने की जरूरत महसूस नहीं होती, ताज़े पानी का एक घूंट अच्छा लगेगा। जब युवती ने ये सुना तो अपने दिल में उबाल के बावजूद उसने एक जीवंत जवाब दिया और एक पानी की थैली लेकर नदी की ओर भाग गई। जब जायन ने उसे पीछे से देखा तो उसका दिल हिला और वह अनजाने में मुस्कुरा पड़ा। थोड़ी देर बाद युवती पानी की थैली लेकर वापस आए और उसके हाथ में भुना हुआ मांस का एक टुकड़ा भी था। वह हांफते हुए और शर्मिंदा भाव के साथ दोनों चीजें जायन को देने लगी। एक ईमानदार स्वर में युवती ने कहा, महोदय अमर, ये भुना हुआ मांस काफी अच्छा है, क्या आप थोड़ा चखेंगे? जायन हंसा और बोला, जरूर, मेरे लिए कुछ खाने में कई साल बीत गए हैं, थोड़ा भोजन दिलचस्प होगा। फिर उसने मांस स्वीकार कर लिया और एक कौर लिया, स्वाद काफी अच्छा पाया। जब युवती ने ये देखा तो उसने एक प्यारा भाव प्रकट किया। जब जायन ने खाना समाप्त कर दिया तो उसने इसे एक तरफ रख दिया और कहा, मेरी गाड़ी के किनारे प्रतीक्षा करना मुश्किल रहा होगा, तुम स्पिरिट रिलीज में भाग ले रही हो, है ना? अपना हाथ बढ़ाओ और मुझे तुम्हारी आत्मा जड़ों स्पिरिट रूट्स को देखने दो। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय अमर। जब युवती ने ये सुना तो अपनी खुशी छिपाए बिना उसने अपनी कलाई बढ़ा दी। जायन ने युवती की कलाई पकड़ी और उसके शरीर में थोड़ी आध्यात्मिक क्यू डाली और एक क्षण के लिए सोच में डूब गया। अगर उसकी खेती को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण तक कम नहीं किया गया होता तो वह उसे छुए बिना उसकी योग्यता की जांच करने में सक्षम होता। अमरहान, मेरी योग्यता कैसी है? क्या मुझे अमर बनने का कोई मौका है? युवती ने उत्सुकता से पूछा। उसके चेहरे पर आशा और उत्साह के भाव थे। तुम्हारा अमर बनना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह नियति मानी जा सकती है कि तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई। स्पिरिट रिलीज संस्कार से पहले ये दवाई ले लो। जायन ने उसकी कलाई छोड़ दी और अपने हाथ के झटके से एक छोटी सफेद बोतल बुलाई। यह, युवती ने पूरी हैरानी के साथ छोटी बोतल प्राप्त किया। हालांकि दवाई की गोली विशेष रूप से कीमती नहीं है, ये तुम्हारे संविधान को बेहतर बनाएगी और खेती के तुम्हारे मार्ग में सहायता करेगी। ये दवा एक मज्जा सफाई की दवाई की गोली थी, जो निम्न श्रेणी के खेतीकारों के लिए मूल्यवान थी लेकिन जायन के लिए थोड़े मूल्य की थी। महोदय अमर की महान कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवती प्रसन्न हुई और उसने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। खड़े हो जाओ। जायन ने युवती की ओर हाथ हिलाया और कहा, शायद यदि नियति चाहे तो हम भविष्य में फिर से मिलेंगे। वैसे, चूंकि यह नदी इतनी चौड़ी है, क्या ये हेवनली वाटर रिवर का दक्षिणी हिस्सा हो सकती है? युवती ने सावधानी से बोतल को अपने पास रखा और कहा, बिल्कुल सही महोदय अमर, ये हेवनली वाटर रिवर की एक शाखा है। ये 50 किलोमीटर नीचे बहती है और फिर असली हेवनली वाटर रिवर में मिल जाती है। जायन ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा और हेवनली वाटर रिवर से संबंधित सभी विवरणों को याद करने लगा।
अगर उसे सही याद हो तो नदी अविश्वसनीय रूप से लंबी थी, जो एंडले स्काई प्लेन्स में सबसे बड़ी नदी के रूप में अपनी उपाधि रखती थी, और यह मिस्टिकल रिवर के नाम के तहत जिन साम्राज्य तक भी पहुंचती थी। वह इस तथ्य पर विचार किए बिना नहीं रह सका। फिर जायन का भाव बदला और उसने उदास भाव के साथ नदी के पार आकाश की ओर देखा। जल्दी जनजाति के एल्डर्स को सूचित करो कि हमारी ओर कुछ उड़ रहा है, जायन ने उदास स्वर में आदेश दिया। मुझे नहीं पता कि वे गुजर रहे हैं या विशेष रूप से हमारी ओर आ रहे हैं। युवती चौंक गई जब उसने ये सुना और वह बार बार सिर हिलाने के बाद यंगलू और अन्य जनजाति के नेताओं के पास भाग गई। थोड़ी देर बाद हंगामा मच गया और हर कोई जल्दी से नदी से दूर भाग गया। ज्यादातर लोग गाड़ियों में वापस आने से पहले क्षितिज के ऊपर से हरी रोशनी चमकी और निम्न पिच वाली चीखों की एक श्रृंखला सुनाई दी, जिसमें हरी रोशनी से ढका एक विशाल चमगादड़ प्रकट हुआ। इसका विकराल और भयावह स्वरूप देखकर नश्वरों का खौफ से थर थर कांप उठे। काफिले में कई सोआरिंग ट्राइब के खेतीकार अपनी गाड़ियों से बाहर कूद पड़े और गंभीर भाव के साथ उसे देखा।